Hello everyone, Jai Hind guys. I am Vikas Kumar and I welcome you all in the fourth lecture of complete series of geography for CDS, NDA and CAPF. और जैसा कि आपको पता है कि कल हमने क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करी थी, सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑफ माय क्लाइमेटोलॉजी। और अगर मैं कंप्लीट सीरीज की बात करूं तो दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं आपकी सोलर रेडिएशन, हीट बजट और टेम्परेचर वेरिएशन, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ आएगा कि भाई अर्थ के पास जो हीट आती है किस फॉर्म में आती है, अर्थ से जाती है तो कैसे जाती है, आपका एटमॉस्फेयर किस तरीके से वार्म होता है, किस तरीके से हीट रेडिएट करता है, किस तरीके से हीट एब्जॉर्ब करता है। ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हम हीट बजट की, टेम्परेचर की और सोलर रेडिएशन की बात करेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने तरीके पे समझने वाले। तो हम यहाँ बात करेंगे सोलर रेडिएशन और इंसुलेशन। अब देखो जरा बेसिक सी चीज मेरे से आप समझो, एक बेसिक सी चीज मेरे से आप समझो कि भैया हमारा सोलर रेडिएशन और इंसुलेशन क्या है। मैं किस चीज को इंसुलेशन कहता हूं? मैंने कहा ये मेरी अर्थ है। आपने कहा बिल्कुल है सर। मैंने कहा जी ये मेरा सन है। आपने कहा सर बना दीजिए सन, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सन है। ठीक है। अब हमको पता है कि सन रेडिएट्स हीट एनर्जी इन ऑल द डायरेक्शंस, कि हमारा सन बहुत गर्म है, so it always radiates the heat energy in all the directions and this heat energy is known as what? This heat energy is known as what? This is known as solar radiation. तो सारी डायरेक्शंस में हमारे सन से हीट एनर्जी निकलती है और इसी हीट एनर्जी को हम बोल देते हैं सोलर रेडिएशन। पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी हमारी हीट एनर्जी सोलर रेडिएशन निकलेगा वो होता है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में होता है, शॉर्ट वेव्स होती है। हमने कहा ठीक है सर कोई इश्यू नहीं है। सो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ सन रेडिएट्स इट्स एनर्जी इन ऑल द डायरेक्शन एंड दिस एनर्जी इज नोन एज द सोलर रेडिएशन। अब भाई सन जब रेडिएट करेगा एनर्जी तो उसका कुछ पार्ट सन की कंप्लीट एनर्जी का कुछ पार्ट, क्योंकि हमारी अर्थ का साइज रिलेटिवली बाकी आपके कुछ प्लेनेट से भी छोटा है, तो सन का जो सोलर रेडिएशन का कुछ पार्ट है वो हमारी अर्थ पे भी आता है। आपने कहा सर ये आपकी आई सनलाइट। मैंने कहा बिल्कुल। तो हमारी ये अर्थ की सरफेस पे, दिस इज द सरफेस ऑफ माय अर्थ एंड द हीट एनर्जी एंड, और आप कह सकते हो द सोलर रेडिएशन, द हीट एनर्जी और द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको क्या बोल देता हूं मैं? इंसुलेशन। इसको हम क्या बोल देते हैं? इंसुलेशन, या मैं इसको बोल देता हूं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो मेरे को लगता है आपको बात समझ में आई कि भाई द हीट एनर्जी जो हमारे सन से आती है उसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन। और सोलर रेडिएशन का जो पार्ट हमारी अर्थ की सरफेस रिसीव करती है, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ऑफ अर्थ इज टर्म्ड एज इंसुलेशन। तो ये हमारा इंसुलेशन होता है। हमने कहा सर बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहली डेफिनेशन हमने ये समझी, दूसरी चीज हमने समझी कि हमें इंसुलेशन किसको कहते हैं? द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस इज नोन एज इंसुलेशन। अब यार इसके बाद बताओ, अब मेरा एटमॉस्फेयर भी है। मैंने आपको समझाया कि वी हैव अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर ऑल्सो। आपने कहा हाँ सर एटमॉस्फेयर तो हमारे पास है। मैंने बताया कि ये हमारी एयर है, ये भैया मेरा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें थी। हमने बात करी थी कि हमारे क्लाउड्स भी है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या थे? क्लाउड्स भी थे। आपने कहा हाँ सर थे तो सही। मैंने आपको बताया कि भैया हमारे एटमॉस्फेयर में जब हम ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में तो हमारी ओजोन लेयर भी है। आपने कहा हाँ सर ओजोन लेयर भी है। मैंने आपको कल समझाया था कि भाई मेरे एटमॉस्फेयर के अंदर सैंड पार्टिकल्स भी है। ठीक है। आपने कहा सर पार्टिकल्स भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने कहा सर पार्टिकल्स भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सारी चीजें मेरे एटमॉस्फेयर में। तो होता क्या है कि when this solar radiation comes from the sun, its some amount is absorbed by the ozone layer also, some is absorbed by the clouds, or you can say water vapor also। मैंने बताया था वाटर वेपर absorb some of the heat coming from the sun। ठीक है। और तीसरी चीज, some of the solar radiation is scattered and dispersed by these particles also, scatter हो जाती है वापस in all the direction। ठीक है। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? ऑल द डायरेक्शन। स्कैटरिंग और डिस्पर्जन में क्या फर्क होता है कि जब हमारी लाइट जो है वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटती है वो डिस्पर्जन है, और इन ऑल द डायरेक्शन इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज टर्म्ड एज स्कैटरिंग। दिस इज द ओनली डिफरेंस।
जब स्कैटरिंग के साथ साथ आपका डिस्पर्जन भी हो जाए, मतलब सॉरी आपके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में लाइट टूट जाए, वो मेरा डिस्पर्जन है। चलिए, इसी की वजह से हमें ब्लू कलर ऑफ द स्काई और रेडिश कलर आपके सनसेट और सनशाइन के टाइम देखने को मिलता है। तो मैंने कहा मेरे एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स है, ओजोन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन को स्कैटर कर देते हैं, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये भी हमारा फिनोमेना एटमॉस्फेयर में हो रहा है। तो यहां मैंने आपको 3 चीजें समझाई हैं। द हीट एनर्जी विच इज रेडिएटेड बाय द सन strikes the surface of the earth and the amount of heat energy coming on the surface of earth is called insolation। और हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करता है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है आपकी रेडिएशन को। इतनी सी बात क्या सबको क्लियर है? इतनी सी बात मैंने आपको समझाई, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं कि भाई द इंसुलेशन, ठीक है, द हीट, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंसुलेशन, कि मेरे इंसुलेशन को क्या क्या फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे मैंने एक फैक्टर बताया कि भाई आपका एटमॉस्फेयर कितना ट्रांसपेरेंट है, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उतनी हीट एनर्जी आएगी। तो वन बाय वन मैं आपको फैक्टर समझा देता हूं। अभी फटाफट से पहले फैक्टर समझते हैं कि भाई किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। मैंने बोला सबसे पहला कि भाई रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। आपने बोला सर रोटेशन पे कैसे? मैंने आपको बताया था कि अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड दैट एक्सिस इज टिल्टेड बाय 23.5 डिग्री विद द नॉर्मल टू द एलिप्टिकल प्लेन, कि भाई 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैंने आपको वही समझाया था कि भाई आपके समर सोल्स्टिस के टाइम पे क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां वर्टिकली स्ट्रेट सनरेज आपकी पड़ेंगी वहां क्या है, ज्यादा हीट एब्सॉर्ब होगी। वहीं समर सोल्स्टिस के टाइम पे आपके विंटर्स होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरिया में, तो नीचे वाले एरिया में इंसोलेशन कम होगा। तो यानी कि इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो, बिकॉज अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड, इट बेसिकली डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन कमिंग फ्रॉम द सन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑन डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया, दूसरा फैक्टर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज। आपने कहा सर इस चीज का क्या मतलब है, आपने कहा मेरे से सर इस चीज का क्या मतलब है, तो चलिए यही समझते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज का क्या मतलब है, मैं आपको बता रहा हूं बॉयज एंड गर्ल्स। ये टॉपिक आपको ज्योग्राफी में, डिफेंस वर्ल्ड में कोई भी इतने डेप्थ में कवर नहीं कराएगा, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे आपके ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगता है। तो जरा मैं आपसे यहाँ प्रॉमिस कर रहा हूँ कि फटाफट इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत एसेंशियल है, बिकॉज खुद से पढ़ के बहुत सारे आपके डाउट्स रह जाते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको टेम्परेचर वेरिएशन समझाऊंगा, इसमें मैं आपको पूरा हीट बजट समझाऊंगा, सारे फैक्टर्स समझाऊंगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है लोगों को, बट मैं बहुत ईजी करके आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास थोड़ा आराम से और प्यार से बैठ करके देखेंगे और अपने नोट्स बनाते रहेंगे। एक एक पॉइंट में क्लियर करूंगा, कुछ भी रटवा के नहीं जाऊंगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज का मतलब क्या है कि भाई मेरी अर्थ है, आपने कहा सर आपकी नहीं है हमारी है, तो मैंने कहा चलो हम सबकी अर्थ है, हमने कहा ये अर्थ है, और ये इक्वेटर अर्थ का जो हमने ड्रॉ करा। आपने कहा सर बात तो बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा यहां मेरा सन है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपसे कहा कि सन से डायरेक्ट रेज आ रही है भाई इक्वेटर पे या किसी भी पार्ट पे, आपने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा दूसरी जगह ऐसे इस तरीके से स्लैंट रेज आ रही है, तो ज्यादा हीट एनर्जी कौन से एरिया पे होगी, मेरे एरिया नंबर ए या एरिया नंबर बी पे? आप कहोगे सर कि एरिया नंबर ए पे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो सन रेज का है वो ज्यादा है, ग्रेटर एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ग्रेटर हीट, और यहाँ कम पार्ट पे आएगी। दूसरी चीज आप यहां समझोगे कि भाई जब आपकी जो सनलाइट है इन बी सिचुएशन, इट इज ऑल्सो ट्रेवलिंग थ्रू अ ग्रेटर डिस्टेंस, तो रास्ते में स्कैटरिंग एब्जॉर्प्शन ये सब भी होगा सनलाइट का, तो वो जो सनरेज है उनकी हीट एनर्जी थोड़ी सी डिटेरियोरेट भी होगी। जबकि यहाँ कम डिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, कम एब्जॉर्प्शन होगा, कम स्कैटरिंग होगी, तो इस ए वाले एरिया पे ज्यादा हीट पहुंचेगी। सो इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज। अब मैं आपसे कहूं कि भाई जून में सबसे ज्यादा इंसोलेशन का है, आप कहोगे सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर 90 डिग्री है, क्योंकि वर्टिकली जा रही है रेज। फिर मैंने कहा आपसे अच्छा रोटेशन ऑफ अर्थ पे क्यों डिपेंड है, क्योंकि सर आपने बताया था 23.5 डिग्री टिल्टेड है, उसी वजह से हमारे एक्सिस पे घूमती रहती है और उसी रिवॉल्यूशन के कारण हमारे सीजन्स होते हैं, दैट आल्सो डिफाइंस द इंसोलेशन। मैंने कहा बात बिल्कुल बढ़िया से आपको समझ आ रही है। तीसरी चीज मैंने आपसे बात करी ड्यूरेशन ऑफ डे,
क्योंकि भाई आपको सिंपल सी बात पता है, आपका दिन जितना लंबा होगा सन हमारा उतना ही चमकेगा। रात में तो हमारा चांद आ जाता है, सन रहता नहीं है। तो जितना लंबा दिन होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी हमारे सन से उतने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सन वो आपकी सनरेज आएंगी और उतना ज्यादा जो है इंसोलेशन होगा। अच्छा, और इसी को मैं थोड़ा सा कंबाइन कर दूं कि भाई समर सॉल्स्टिस के टाइम पे कहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरियाज में, फिर वहीं रहेगा, फिर इक्वेटर तक आ जाएगा। विंटर्स में कहाँ होगा, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इंसोलेशन ज्यादा होगा। सो दिस इज द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। इसीलिए मैंने कल की क्लास में आपको बोला था, परसों की क्लास में जब रोटेशन रिवॉल्यूशन कर रहे थे, कि ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो आपको हर टॉपिक आगे का समझ में आना है। चौथी चीज, वरना आप रटते रहोगे। चौथी चीज मैंने आपसे बात करी, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। आपने कहा सर ये बात तो आपने ऑलरेडी समझा दी है। मैंने कहा जितना ट्रांसपेरेंट मेरा एटमॉस्फेयर होगा। अब मैंने आपसे एक सिंपल सी चीज पूछी, मैंने यार मेरे को एक चीज बताओ, एक तो मैं इक्वेटर पे हूं, फिर मैंने कहा एक मैं आपके सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे हूं, जो आपका अबव द 23 है, मतलब लगभग 30 डिग्री के आसपास मान लो आप मुझे। तो मैं आपसे कहूं कि भाई ज्यादा ट्रांसपेरेंट जो है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट मेरा एटमॉस्फेयर कहां होगा? आप मेरे को बोलोगे सर 30 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे एवापोरेशन ज्यादा, वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यादा। अब जैसे ही आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स, सॉरी, जो यहाँ पे वाटर वेपर होगी वो राइज करेगी, एयर जो है, एयर राइज करेगी तो यहाँ जाके क्लाउड्स बना देगी। क्लाउड्स बना देगी तो जो सनरेज आएंगी उन्हें एब्जॉर्ब करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होंगे, क्लियर स्काई है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंसुलेशन आपका ज्यादा होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो उसी के साथ साथ क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी डिपेंड करती है क्लाउड कंटेंट कितना है, डस्ट पार्टिकल्स कितने हैं। अब वहीं मैं आपसे बात करूं, एक डेजर्ट है, एक क्या है, डेजर्ट है, और एक मैंने कहा भाई आपका ट्रॉपिकल रीजन है। इंसुलेशन कहां ज्यादा होगा? आप बोलोगे सर डेजर्ट में तो वाटर वेपर ही नहीं है, एकदम क्लियर स्काई है, क्लियर स्काई है, ज्यादा सनलाइट आती है, ज्यादा सनलाइट आती है तो ज्यादा इंसुलेशन डेजर्ट में होगा इन कंपैरिजन टू द ट्रॉपिकल रीजंस। तो ट्रांसपेरेंसी आल्सो मैटर्स। पांचवी चीज क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सन। डिस्टेंस फ्रॉम सन, कि भाई मैंने आपको कल बताई थी बात कि हमारे दो पोजीशंस होते हैं। मेरा जैसे फॉर एग्जांपल यहां सन है, तो सन के जब क्लोजेस्ट अर्थ होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिलियन। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि भाई जब हमारी सन से सबसे दूर होती है उसको एपिलियन बोलते हो आप, एपिलियन। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे सिंपल सी बात करी कि भाई जब दूर होगी तब ज्यादा इंसुलेशन होगा या जब पास होगी? आप बोलोगे सर जब पास होती है जब ज्यादा इंसुलेशन होता है, दूर होगी तो कम इंसुलेशन होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। सो दीज आर द 5 फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। अब आइए फटाफट से हम अपनी बातों को देख लेते हैं, क्या क्या चीजें सुंदर सुंदर लिखी हुई है इसमें। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही बात है। सन रेडिएट करता है अपनी एनर्जी को इनटू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, बता चुका हूं, और इसी को हम सोलर रेडिएशन कह देते हैं। अब जो अमाउंट ऑफ सनरेज, जो अमाउंट ऑफ सनलाइट हमारी अर्थ की सरफेस पे आती है उसे मैं क्या कह देता हूं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन और इंसुलेशन। ये तो हमें सब आता है, जरा आगे बढ़ेंगे, इसीलिए मजा आता है लिख लिख के पढ़ने में, फिर जो भी पीडीएफ पढ़ो एकदम तुरंत समझ आती है। तीसरी चीज, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस इज फार लेस देन इज रेडिएटेड फ्रॉम द सन। मैंने बताया था सन की सारी हीट तो अर्थ नहीं ले लेती, उसका कुछ पोर्शन लेती है, उसका कुछ पोर्शन लेंगे। उसी के साथ साथ जो वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ओजोन प्रेजेंट है, वो एब्जॉर्ब करते हैं कुछ अमाउंट ऑफ सनलाइट को। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड है ये हमने बात कर ली, रोटेशन ऑफ अर्थ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ड्यूरेशन ऑफ डॉट, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मैंने पॉइंट्स थोड़े से आपके सहूलियत के एक्सप्लेन भी कर रखे हैं कि भाई अर्थ रोटेट करती है और कितना एंगल बनाती है, 66.5। किसके साथ? एलिप्टिक प्लेन के साथ। दिस इज द एलिप्टिकल प्लेन, दिस इज द 66.5 डिग्री, एंड दिस इज द नॉर्मल टू द एलिप्टिक प्लेन, दिस इज 23.5 डिग्री। मैंने कहा था एक बार समझ लो, पूरी ज्योग्राफी में मक्खन मजा आएगा फिर इसको पढ़ने में, जो मैंने आपको समझाया था, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, एक्सियल टिल्ट। ठीक है, चलिए। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। मैंने समझा दिया क्यों डिफरेंट होती है। उसके साथ हमने बात करी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज, कि भाई एक हमारा ये रीजन है, यहाँ क्या है, मेरी डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, यहाँ क्या है, मेरी स्लैंट आ रही है, ये ग्रेटर एंगल बनाएगा। ठीक है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये वाली जो रेज है आपकी, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और ये वाला जो मेरा रीजन है वो ज्यादा गर्म रहेगा इन कंपैरिजन टू दोज रीजन। जैसे हमारे पोलर है वहां पे क्या है, काफी ज्यादा स्लैंट रेज आती है। हमने कहा ठीक है। अर्थ हमारा जियोइड है, सन्स रेज स्ट्राइक द सरफेस एट डिफरेंट एंगल्स, दिस डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड। हाइयर द लैटिट्यूड, ठीक है, जैसे आपका 90 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री,
लेस द एंगल दे मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड लेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन रेज। तो एरिया कवर्ड जो वर्टिकल रेज हमारी जाएंगी वो क्या है, स्लेंट रेज के कंपैरिजन में एरिया कम कवर करेंगे, इसीलिए इनके पास सोलर एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। सो दीज आर द फैक्टर्स। हमने कहा ओके। नाउ ड्यूरेशन ऑफ द डे, कि जितना लंबा दिन, ठीक है, जितना लॉन्गर द डे ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, कन्वर्सली शॉर्टर अ डे लीड्स टू रिसिप्ट ऑफ लेस इंसुलेशन। ये सारे फैक्टर्स हमने बात कर लिए। ट्रांसपेरेंसी भी मैंने आपको समझा दिया कि ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो मैटर्स। व्हाई? बिकॉज क्लाउड कवर एंड इट्स थिकनेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, दे रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट इंसुलेशन। जैसे मेरे यहाँ क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये स्कैटर कर देंगे मेरे डस्ट पार्टिकल्स। तो इसी तरीके से जितना ट्रांसपेरेंट मेरा एटमॉस्फेयर होगा उतना ही ज्यादा इंसुलेशन आपका आ पाएगा। उसके साथ साथ अगर थिक क्लाउड्स हैं, दे विल एंटर द सोलर रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। वाटर वेपर भी एब्जॉर्ब करेगी और लेस सोलर रेडिएशन आपका आएगा। व्हेन सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर, ओजोन एंड अदर गैसेस एब्जॉर्ब मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन मेनली इन द ट्रोपोस्फियर। कि हमारे ट्रोपोस्फियर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, जो गैसेस प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया भी था कि मोस्टली 90% आपकी जो गैस है वो ट्रोपोस्फियर में, और कार्बन्स लाइन तक आपकी 99.99% गैसेस होती है। मैं कल समझा चुका हूं आपको। ट्रांसपेरेंसी, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दे स्कैटर विजिबल स्पेक्ट्रम टू स्पेस, द रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। आपका ये सब किसकी वजह से होते हैं? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना है। तो आपको समझ आया? साइंस ज्योग्राफी एक साथ कर ली। तो अब तक मैंने आपको बेसिक चीज बताई। बेसिक चीज हमने क्या समझी? द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ सिस्टम डज इंसुलेशन। देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द इंसुलेशन ऑफ द प्लेस, इंक्लूडिंग द एक्सियल टिल्ट और रोटेशन ऑफ द अर्थ। दूसरा हमने बात करी कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज। तीसरी बात करी हमने ड्यूरेशन ऑफ द डे। चौथी हमने बात करी ट्रांसपेरेंसी। और पांचवी हमने बात करी डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कि जैसे ही पास होगा, जैसे ही पेरिलियन होगा आपका वहां ज्यादा होगा, और एपीलियन में आपका क्या होगा? दूर होगा सन जो है, तो कम सोलर एनर्जी, कम सोलर इंसुलेशन आपका आएगा। इतनी बात हम कर चुके हैं। अब जरा आइए आगे, इस बात को ध्यान देंगे। देखो कल मैंने आपसे एक सिंपल सी चीज कही थी, कल बॉयज एंड गर्ल्स मैंने आपसे एक सिंपल सी चीज कही थी कि भाई मेरा जो ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज एट इक्वेटर, ट्रोपोपॉज एट इक्वेटर विल हैव कोल्ड एयर देन द ट्रोपोपॉज एट पोल्स। और वो चीज आपको बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट हुई थी, बट वहां मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था लेप्स रेट। वहां मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था लेप्स रेट। तो ये इतना जबरदस्त पॉइंट था कि मैं चाहता हूं एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन पूछे तो वही लोग कर पाएंगे जो बहुत कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। वैसा ही एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहां डाला, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है खैर ये नोट। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भाई द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, द इंसुलेशन इज मोर एट इक्वेटर, मोस्ट एट इक्वेटर, आप बोलोगे बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेशन इज मोस्ट इन योर टेम्परेट एरियाज, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट एरियाज में। क्यों? क्योंकि उसके रीजन मैंने आपको बता दिया, यहाँ क्लाउड्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है एटमॉस्फेयर। यहाँ पे क्या है? ट्रांसपेरेंट है। सो मैक्सिमम इंसुलेशन आपकी यहाँ ट्रांसपेरेंट एरिया में रिसीव होगी। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। स्पेशल इसलिए भी बनता है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। चलिए, तो मैक्सिमम इंसुलेशन मेरा कहाँ आएगा? received over the subtropical deserts where the cloudiness is the least. Subtropical desert, equator receives comparatively less insolation than the tropics. क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे ट्रांसपेरेंट नहीं है हमारा एटमॉस्फेयर। जनरली एट द सेम लैटिट्यूड इंसोलेशन इज हाइयर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशियन। अब ओशियन के ऊपर भी क्या है? वाटर वेपर ज्यादा होती है। वाटर वेपर ज्यादा होती है तो इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करेगी, तो लेस अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी अर्थ तक पहुंचेगी। लैंड पे क्या होगा? वाटर वेपर कम है, कम एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन पहुंचेगा। तो इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। इन विंटर द मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स रिसीव लेस इंसुलेशन देन इन समर। अब हमें सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि विंटर्स में जो हमारे मिडिल लैटिट्यूड्स होते हैं और जो हायर लैटिट्यूड्स होते हैं उनमें लेस रेडिएशन आता है। वो हमें पता ही है, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द सन टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर। अब जरा आएंगे आगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो देखो, अब तक मैंने आपको बता दिया इंसुलेशन क्या है, फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, 5 फैक्टर्स की हमने बात करी। तीसरी चीज मैंने आपको समझा दी कि भाई इंसुलेशन इज मैक्सिमम एट सब ट्रॉपिकल रीजन्स बिकॉज ऑफ द थिन ऑन द ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर। ठीक है, वहीं इक्वेटर पे क्या होगा? कि कम होगा। हमने कहा ठीक है। उसी के साथ मैंने दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या बताया कि भाई इन कंपैरिजन टू द ओशियंस
लैंड विल रिसीव मोर इंसुलेशन बिकॉज ओशियंस के ऊपर क्या है, ज्यादा एवापोरेशन है, ज्यादा H2 है, ज्यादा वाटर वेपर है, ज्यादा क्लाउड्स है, इसीलिए इनकमिंग सोलर रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? सारे प्यारे लोगों को यहां तक सब क्लियर? तो अब जरा आगे जबरदस्त बात करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से एक घूंट पानी पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ लेट्स सी अब हमें क्या करना है। अब बेसिकली हम बात करेंगे कि सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इंसुलेशन आ गया, सनलाइट आ गई, अर्थ की सरफेस पे आ गई, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो हमने समझ लिया। अब जरा हमें फिनोमेना समझा दो कि जब ये सनलाइट आती है तो किस तरीके से जो है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर की हम यहाँ बात करेंगे, समझेंगे कि हाउ आर एटमॉस्फेयर इज हीटेड। तो यहाँ प्लीज एक हेडिंग डाल लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, अब जरा बात को समझेंगे। कल मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था, मैं यहां दोबारा से बताता हूं जिससे आपको और बेटर समझ आए। ये लो, मैंने कहा ये मेरा अर्थ की सरफेस है, ठीक है, अर्थ की सरफेस है, आपने कहा ठीक है। मैंने कहा यहां मेरा सन है, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर सा सन बना लेते हैं, दिस इज माई सन, दिस इज माई सरफेस ऑफ अर्थ। मैंने कहा इस अर्थ की सरफेस के ऊपर मेरा पूरा का पूरा क्या था, ये सारा का सारा एटमॉस्फेयर था। आपने कहा बिल्कुल सर, मैंने ट्रोपोस्फियर बना लिया एक तरीके से, आपका ये मान लो। मैंने कहा ये मेरा एटमॉस्फेयर है, आपने कहा ठीक है, ट्रोपोस्फियर मत मानो इसको, एटमॉस्फेयर मान लो, एटमॉस्फेयर है। अब मैंने कहा सन से मेरी सनलाइट आती है, आपने कहा बिल्कुल आती है सर, यहां तक हम जानते हैं। मैंने कहा सनलाइट आती है, आपने कहा बिल्कुल आती है। मैंने कहा सनलाइट किस फॉर्म में आती है, ये आती है सर शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेव फॉर्म में। मैंने कहा अच्छा, तो जब ये शॉर्ट वेव फॉर्म में आती है तो एटमॉस्फेयर इसमें से कुछ सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। कल मैंने कहा था बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, नहीं करता, बट अब मैं कह रहा हूं करता है। अब आप कहोगे सर अब तो आप चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे टॉपिक को डिटेल में, ठीक है, टॉपिक को डिटेल में। तो शॉर्ट वेव फॉर्म में आती है, अब आकर के मेरी अर्थ की सरफेस पे आ गई, तो मेरा ये जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। आप यूज वर्ड यही करोगे कि एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो मेरी अर्थ की सरफेस पे आया, तो मेरा जो एटमॉस्फेयर है वो इससे हीटेड अप नहीं हुआ ज्यादा, वो इससे हीटेड अप नहीं हुआ विद द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, बट जैसे ही मेरी अर्थ की सरफेस पे आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम द लॉन्ग वेव, दे बिकम लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एंड दिस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन begins the heating of your atmosphere। कि जैसे ही अर्थ की सरफेस पे मेरी सनलाइट पड़ी, this is turned into the short wave, sorry, this is turned into the long wave territorial radiation, और जो भी मेरा एटमॉस्फेयर है this is basically heated by this terrestrial, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसी रेडिएशन की वजह से मेरा पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो हीटअप होता है। तो पहला फिनोमेना क्या है रिलेटेड टू द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर? फर्स्ट है जी आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, आपने कहा कि सर द इनकमिंग सोलर रेडिएशन आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाइल रिफ्लेक्शन बिकम्स द लॉन्ग वेव रेडिएशन एंड दैट इज बेसिकली नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मैंने कहा ओके। अब दूसरी चीज हम यहां समझेंगे, वो समझेंगे कंडक्शन। कंडक्शन, अब देखो कंडक्शन क्या है, कंडक्शन इज बेसिकली हीटिंग बाय कमिंग इन टच, हीटिंग बाय कमिंग इन टच। कंडक्शन हमने फिजिक्स में ही पढ़ा है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो ये मेरी ऑब्जेक्ट ए है, ये मेरी ऑब्जेक्ट बी है, और ए ऑब्जेक्ट जो है मेरी हॉट है और बी ऑब्जेक्ट जो है मेरी कोल्ड है, ठीक है, बी ऑब्जेक्ट जो है मेरी कोल्ड है। अब मैंने क्या करा, मैंने आपसे बोला कि जी मैं अपनी बी ऑब्जेक्ट को इन कांटेक्ट लेकर के आ रहा हूं ए ऑब्जेक्ट के, मैं ले आया बी ऑब्जेक्ट को ए के कांटेक्ट में, तो क्या होगा, द हीट एनर्जी फ्रॉम द ए, जो इसके पार्टिकल्स होंगे, जो इसके पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएंगे उन्हें गर्म करेंगे, वो पार्टिकल्स फर्दर गर्म करेंगे आगे के पार्टिकल को, वो पार्टिकल आगे के पार्टिकल को फर्दर गर्म करेंगे, वो आगे को करेगा, वो आगे को करेगा। सो बाय कमिंग इन टच, जब आपकी हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नोन एज कंडक्शन। अब सर यहाँ एटमॉस्फेयर में क्या रोल है कंडक्शन का? भाई सिंपल सा रोल है, सिंपल सा रोल क्या है कि ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द इंसुलेशन इज कमिंग, अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड अप। अब अर्थ सरफेस के ऊपर मेरे जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं,
ये मेरी एयर की सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, दे विल हीट अप, दे विल हीट अप। अब ये बाकी के पार्टिकल्स को क्या करेंगे, अपनी हीट ट्रांसफर करते चलेंगे जो इनके टच में रहेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। सो दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, मेरे वर्ड्स पे जाना, लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नो इज डन बाय द कंडक्शन। कंडक्शन के प्रोसेस से क्या होगा कि यहां मेरे जो लोअर लेयर में एटमॉस्फेयर के जो एयर होगी वो हीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस हीट हो रही है, सरफेस के ऊपर के एयर पार्टिकल्स हीट हो रहे हैं, वो अपने से आगे वालों कर रहे हैं, वो अपने से आगे वालों कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कंडक्शन। तीसरी चीज हम यहां बात करेंगे किसकी, कन्वेक्शन। तीसरा फंडा क्या है हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर का, वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है सर? अब यार सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मेरी जो एयर है जो यहां हीट अप हो रही है, सो दैट हीटेड एयर विल राइज अप ऑल्सो। वो क्या होगा, यहां से राइज करेगी। अब जब वो राइज करेगी तो कहां तक राइज करेगी हीटेड एयर मेरी, जहां तक वो अपनी एनर्जी ड्रॉप नहीं कर देगी। सो दिस वर्टिकल फ्लो ऑफ द एयर, दिस वर्टिकल करेंट्स ऑफ द एयर आर नोन एज कन्वेक्शन। यानी कि हीटेड एयर खुद चल के गई फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, हीट ट्रांसफर करने के लिए खुद चल करके गई, इसको हम बोल देते हैं कन्वेक्शन। कि भाई ट्रेवलिंग ऑफ अ हॉटर पार्टिकल टू द डिफरेंट प्लेस, हीटिंग इज कॉज्ड। कंडक्शन में क्या था, अपनी ही जगह है, दूसरे पार्टिकल्स को बस वो हीट दे रहे हैं, ये है कन्वेक्शन। चौथा फैक्टर और जो मेजर फैक्टर है फॉर द हीट बैलेंस ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ इज द एडवेक्शन। एडवेक्शन, अब एडवेक्शन मैंने कल भी समझाया था आपको, एडवेक्शन क्या है, ये क्या है मेरे का वर्टिकल फ्लो ऑफ द एयर। फिर क्या होता है, अब मान लीजिए मेरी अर्थ की सरफेस है, ठीक है, ये मेरा इक्वेटर है, इक्वेटर ज्यादा गर्म है, ये मेरे पोल्स वाला एरिया है, ये कम गर्म है। तो क्या होगा कि यहां से जो एयर है या ओशियन आपके करेंट्स जो है, एयर की हम बात करेंगे, एयर जो है वो फ्लो करेगी फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन। एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये याद रखेंगे, इक्वेटर लो प्रेशर होता है वैसे, पर मैं आपको वैसे समझा रहा हूं, डेप्थ मत जाना। कि भाई एयर जो है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मेरी हॉरिजेंटली भी मूव करती है, दैट हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ द एयर इज कॉल्ड विंड एंड दैट इज नोन एज एडवेक्शन आल्सो। यानी हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ एयर, ये क्या है, एडवेक्शन है। सो दीज फोर फिनोमेनाज आर बेसिकली इंक्लूडेड इन द हीटिंग अप ऑफ माय एटमॉस्फेयर। कौन कौन से फिनोमेनाज के, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। व्हाट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? सर द एटमॉस्फेयर इज mostly transparent to the short wave incoming radiation from the sun, so after striking the earth's surface it gets converted into long wave radiation and the atmosphere is heated by the terrestrial radiations। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, जो रेडिएशन वापस जाएंगे इनमें से हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। कितनी एनर्जी होगी अगले टॉपिक में समझने वाले हैं, जो हीट बजट है, मतलब इसी क्लास में। अब जरा बात समझो, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, कंडक्शन से हीट होता है कि अर्थ की सरफेस गर्म हुई, जो उसके ऊपर के एयर पार्टिकल्स हैं वो गर्म हो गए, उन्होंने आगे कर दिए। तीसरा मैंने बताया वर्टिकल एयर करंट्स जो राइज होते हैं, और चौथा मैंने आपको बताया हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ द विंड। ये चार फिनोमेनाज है जिनसे हमारे एटमॉस्फेयर का हीटिंग और कूलिंग का सिस्टम बनता है। अब जरा बात को समझेंगे। आइए वन बाय वन अब देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। अब तो हमने समझ ही लिया अब कुछ भी लिखा हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि भाई ये है आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड टू द अर्थ, और ये ट्रांसपेरेंट रहेगी हमारी अर्थ। फिर अर्थ से क्या जाएगी, हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाएगी। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो द इंसोलेशन received by the earth in the short waves forms and heats up its surface. The earth after being heated itself becomes a radiating body and it radiates energy to the atmosphere in the long wave form। हमने कहा बात समझ आ गई। This energy heats up atmosphere from below. This process is known as terrestrial radiation। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, terrestrial radiation बोल देता हूँ। It should be noted atmosphere is transparent to shorter waves and opaque to long waves। The long wave radiation is absorbed by the atmospheric gases, particularly by carbon dioxide। कल भी मैंने आपको समझाया था कि जब मेरी ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाती है वापस, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलता हूं, बिकॉज इट बेसिकली एब्जॉर्ब्स द हीट। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और इसी से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने का ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। कल मैंने आपको बात समझा दी थी। अब जरा आइए, द एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट्स एंड ट्रांसमिट्स हीट टू स्पेस। बाद में क्या होगा कि जो मेरा एटमॉस्फेयर में हीट एब्सॉर्ब हुई वो बाद में रेडिएट बैक कर दी जाती है टू द स्पेस। इसीलिए मेरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहता है, कभी भी बहुत ज्यादा गर्म है और कभी भी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं रहता। ठीक है, सिंपल सा फंडा हमारी अर्थ का,
बहुत खुददारी वाली बात है, न 1 यूनिट एनर्जी लूंगी, ठीक है, न 1 यूनिट दूंगी फालतू। आई विल मेंटेन माई टेम्परेचर, यानी कि इनफ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउटफ्लक्स। जितनी भी यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी मेरी अर्थ की सरफेस पाएगी, अर्थ सूत समेत सारी की सारी सन की जो एनर्जी है वो रेडिएट बैक कर देती है स्पेस में। इसीलिए मेरी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और इसी को मैं बोलता हूं हीट बजट ऑफ द अर्थ, व्हेन टोटल इनफ्लक्स ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल्स टू आउटफ्लक्स ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ द हीट इज इक्वल टू आउटफ्लक्स ऑफ हीट, दिस इज नोन एज हीट बजट ऑफ द अर्थ। बात इतनी सी है। चलिए, तो द एटमॉस्फेयर में मेरी हीट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से एटमॉस्फेयर गर्म हुआ, वो हीट वापस भेज दी जाती है टुवर्ड्स द स्पेस, देयर बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसीलिए टेम्परेचर जो क्या है वो हमारा बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। दूसरा मैंने बात करी कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कांटेक्ट। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। फ्लो ऑफ हीट एनर्जी कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए या दोनों का कांटेक्ट जो है वो मैं ब्रेक ना कर दूं। तीसरी चीज, ठीक है, कंडक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एट द जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ। मैंने बताया था ना, लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में मेरे कंडक्शन हो सकता है, बस बात इतनी सी है। कंडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इतनी सी बात। अब जरा ये बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन भी मैंने आपको बताया कि भाई सरफेस के पास जो मेरी एयर होगी दैट विल हीट अप, दैट विल राइज, मेरी राइज करेगी। आपने कहा हाँ सर, जब राइज करते करते मेरी ट्रोपोपॉज के आसपास पहुंच जाएगी, जब ट्रोपोपॉज के आसपास पहुंच जाएगी, इट विल लूज इट्स एनर्जी और ये कूल डाउन करना शुरू कर देगी, और जैसे ये एयर कूल होगी तो कूल एयर डिसेंड्स। तो इस तरीके से मेरे एयर करंट्स चलते हैं इन द एटमॉस्फेयर। कोल्ड एयर डिसेंड्स, हॉट एयर असेंड्स। इतनी सी बात समझनी है आपको, इतनी सी बात आपको समझनी है जो आपके लिए जरूरी है। आइए नेक्स्ट आते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ मास और सब्सटेंस। मैंने बताया था कि एयर यहां से खुद चल के गई और उसने जाकर के वहां हीट एनर्जी ट्रांसफर करी, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। जनरली वर्टिकल होता है आपका। एयर ऑफ द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वो हीट होता है अर्थ रेडिएशन से। हीटिंग ऑफ एयर से एक्सपेंशन होता है एयर का, डेंसिटी डिक्रीज होती है और हमारी एयर जो क्या है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तीसरा है मेरा कन्वेक्शन, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ द हीट। कंटिन्यूअस एसेंट ऑफ हीटेड एयर क्रिएट्स अ वैक्यूम इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस कूलर एयर कम्स डाउन टू फिल द वैक्यूम लीडिंग टू कन्वेक्शन। अच्छा, ये हमें अभी कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई होता क्या है, हीटेड एयर जो है, यहां से मेरी हीटेड एयर है वो ऊपर जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए मेरी कोल्डर एयर यहाँ पे मर्ज करेगी। इतनी सी बात है। साइक्लिंग मूवमेंट एसोसिएटेड विद कन्वेक्शनल प्रोसेस ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर लेयर टू द अपर लेयर। कन्वेक्शन ट्रांसफर द एनर्जी इज कन्फाइंड टू द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में क्यों कन्फाइंड है? मैंने बताया, कल भी बताया था कि ट्रोपोस्फियर तक जाते जाते उसकी हीट एनर्जी खत्म हो जाती है, वो कूल हो जाती है, क्लाउड्स बना लेती है और फिर अपनी एनर्जी खत्म करने के बाद दैट डिसेंड्स बैक। चौथी बात है एडवेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड। मैंने ऑलरेडी समझा दिया। विंड कैरी द टेम्परेचर ऑफ वन प्लेस टू अनदर। टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस विल राइज इफ इट लाइज इन द पाथ ऑफ विंड्स कमिंग फ्रॉम वार्मर रीजन। इक्वेटर से, अब जैसे मेरी लू है, लू वार्म हवा है, लू जब आती है, लू जब हमारी नॉर्थ इंडिया में आती है तो क्या लेकर के आती है? गर्मी लेकर के आती है, ठीक है। तो ऐसी जो विंड है यानी कि वर्टिकल ट्रांसफर करते हैं वो हमारी हीट का, वर्टिकल ट्रांसफर करते हैं किसका? हीट का। चलिए आगे चले। टेम्परेचर विल फॉल इफ द प्लेस लाइज इन द पाथ ऑफ कोल्ड विंड। जो कोल्ड विंड्स आपकी कनाडा में चलती हैं, ठीक है, जो रशिया में चलती हैं, वो क्या करती हैं? ठंडा कर देती हैं प्लेस को। तो इस डायग्राम से आप सारी चीज समझ सकते हो। कंडक्शन क्या है? फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसके बाद कन्वेक्शन क्या है? बाई व्हेन में बाई air is heated by the radiation, by the heat energy of the surface of the earth, that loses its density and it will rise up, or after reaching the tropopause it will lose its energy and it will descend back. This is the convection, ठीक है। और advection क्या है? vertical flow of the air from the region of high pressure to low pressure। चलिए, तो मोटा मोटी अब तक हमने क्या समझ लिया, फटाफट से एक छोटा सा रिवीजन समार देते हैं। सबसे पहले हमने समझा सर इंसुलेशन क्या है। Amount of solar energy coming from the sun is known as insolation. Factors related to the insolation, we have understood 5 factors related to the insolation. उसके साथ साथ हमने समझा कि इक्वेटर पे कम होगा, टेम्परेट रीजन में हमारा इंसुलेशन ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा ओशियंस के ऊपर क्या होगा? इंसुलेशन कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। और हमारे लैंड के ऊपर ज्यादा होगा बिकॉज अगेन ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। फैक्टर के बाद हमने समझा कि भाई हीटिंग एंड कूलिंग, हाउ माई एटमॉस्फेयर इज हीटेड एंड कूल्ड। इसमें मैंने सबसे पहले बात करी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की।
जो हमारे हीट करती है एटमॉस्फेयर को। दूसरा मैंने आपसे बात करी कंडक्शन इन द लोअर, कंडक्शन हमारा क्या होता है, कहां होता है, लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर मैंने बात करी आपसे कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इज वर्टिकल एयर करेंट्स, वर्टिकल एयर करेंट्स। चौथी मैंने आपसे बात करी एडवेक्शन, और एडवेक्शन मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द एयर व्हिच इज कॉल्ड एज विंड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज बेसिकली टर्म्ड एज एडवेक्शन, एंड एडवेक्शन इज ग्रेटली रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफरिंग अ हीट ऑफ वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है मेरे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए। अब मैं मानता हूं कि आपको ये सारे बेसिक्स कवर होंगे, एडवेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन कैसे होता है, क्या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, एटमॉस्फेयर हीट कैसे हो रहा है। कल तो हमने एटमॉस्फेयर समझ लिया कि भाई कंपोजिशन क्या है, लेयर्स क्या है हमारे एटमॉस्फेयर की। आज हमने समझा कि हीट कैसे हो रहा है, और इससे अगले लेक्चर में हम समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए अब जरा जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार। अब जरा मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं। अब जरा समझो बात क्या है, जहां हम बात करेंगे हीट बजट। देखो बिना घुमा फिराए, बिना घुमाए फिराए मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात कहूं तो ये कहना गलत नहीं होगा, भाई हीट बजट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि द टोटल इनफ्लक्स इज इक्वल टू आउटफ्लक्स। इनफ्लक्स किसका सर, जो सोलर रेडिएशन की हीट एनर्जी आ रही है, और ये रेडिएटेड बैक एनर्जी जो अर्थ की सरफेस से जा रही है, या आपको रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, रेडिएट नहीं बोलो इसको, आप बोलो रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, तो जो मेरा इनफ्लक्स है, जितनी भी सनरेज आ रही हैं और जो जा रही हैं वो बराबर होती हैं। दैट्स व्हाई अर्थ इज एबल टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर, यानी कि जितनी भी हीट एनर्जी आई उतनी वापस भेज दी अर्थ ने। इसी को हम बोलते हैं हीट बजट। अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स होता क्या है अब जरा समझेंगे ये हीट बजट क्या है, कैसे कैसे हमारी चीजें होती हैं, फटाफट से इन चीजों को समझते हैं और देखते हैं। अब देखो हुआ क्या, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, चलो नीचे समझते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त टॉपिक है। मतलब इतने अच्छे से आपको मैं सही बता रहा हूं कि समझाने वाला हूं, आज के बाद आपको दिक्कत आनी नहीं है। अब मैंने कहा ये मेरा सन है, आपने कहा यस सर ये मेरा सन है, सन से मेरी रेडिएशन आएगी। मैंने कहा, आपने कहा बिल्कुल सर आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने मान लिया, ये हम मान करके चल रहे हैं, ठीक है, कि हमारी 100 यूनिट जो है सन ने हीट एनर्जी भेजी अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस के लिए 100 यूनिट एनर्जी हमारी सन ने भेजी। हमने कहा ठीक है अब सन से यहां मेरी एनर्जी आ रही है। अब क्या हुआ, रास्ते में आ गए क्लाउड। ठीक है, रास्ते में क्या आ गए, क्लाउड्स आ गए। यहां मेरी सरफेस ऑफ अर्थ बना लेते पहले, बहुत अच्छे से समझ रहा है इस बात को, बहुत ज्यादा अच्छे से, मजा आ जाएगा आज आपको हीट बजट समझ के, वरना खुद से पढ़ोगे तो कंफ्यूजन आपको आते ही रहेंगे। ये मेरी क्या है, अर्थ है, और अर्थ की सरफेस है। तो ये एटमॉस्फेयर में क्या है, मेरे क्लाउड्स हैं। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर। मैंने आपको बोला मेरे कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, आपने बोला बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला मेरी ये जो अर्थ की सरफेस है ना, इस पर माउंटेन्स भी हैं, अर्थ की जो सरफेस है इस पर माउंटेन्स भी हैं। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल है माउंटेन्स, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया आपकी बात, माउंटेन सरफेस पे ही है। हम, आपने कहा हाँ सर माउंटेन्स भी हैं। तो मेरे क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्लाउड्स भी हैं, माउंटेन भी है। मैं लिख लेता हूं छोटा, ये मेरे माउंटेन हो गए, ये मेरे क्या हो गए, पार्टिकल्स, ये मेरे क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो जब मान लेते हैं हमारी 100 यूनिट जो आती है, और बाकी का ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। दिस इज माई एटमॉस्फेयर। तो बॉयज एंड गर्ल्स होगा क्या कि जो 100 यूनिट मेरी एनर्जी आती है, उसमें से 27 यूनिट
is directly reflected back without even striking the earth surface by the clouds. आई और क्लाउड से आकर के मिली, क्लाउड से टकराई, एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड टू द स्पेस एट दैट मोमेंट ओनली. कितनी यूनिट ऑफ एनर्जी? 27 यूनिट बाई क्लाउड. तो मेरे जो क्लाउड्स प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ द, मतलब सॉरी नॉट ऑन द सरफेस बट इन द एटमॉस्फेयर, इन द ट्रोपोस्फियर, वो 27 यूनिट, 100 में से 27 यूनिट को तुरंत वापस भेज देते हैं कि अपनी वापस ले लो आप स्पेस में. आपने कहा है सर ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ जी ऐसा होता है. उसके बाद क्या होगा कि फिर मेरे जो ये पार्टिकल्स हैं, बात को समझेंगे, गहराई से समझेंगे, मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं. जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो ये पार्टिकल्स हैं ये स्कैटर करते हैं. कितनी करते हैं? टोटल 23 यूनिट्स को स्कैटर करते हैं. कितनी यूनिट्स को? टोटल 23 यूनिट्स. और इन 23 यूनिट्स में से सारी डायरेक्शन में करेंगे तो 6 यूनिट मेरी भैया वापस से स्पेस में चली जाती है, क्योंकि ये मेरा एटमॉस्फेयर है तो इसके ऊपर स्पेस ही है. कितनी कितनी यूनिट? 6 यूनिट वापस भेज दी. मतलब टोटल कितनी आ गई अभी तक मेरी? 27 और 6 यूनिट. तो 6 यूनिट मेरी क्या है? इन पार्टिकल से स्कैटर होकर के वापस स्पेस में चली जाती है. बची हुई 17 यूनिट नीचे स्कैटर होती है अर्थ की तरफ, एंड दे आर रिसीव्ड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ. प्लस 17 एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ. कौन सी रेडिएशन है ये? स्कैटर्ड रेडिएशन है. अच्छा, तो जो मेरी क्लाउड्स ने वापस करी 27, उसके बाद जो मेरी रेडिएशन आती है, जो डायरेक्ट रेडिएशन मेरी रिसीव होती है, वो होती है जी सॉरी 34 यूनिट जो है वो सन से बिना रिफ्लेक्ट हुए, बिना स्कैटर हुए हमारी पहुंच जाती है कहां? डायरेक्टली टू द अर्थ. प्लस 34. रुकिए जरा, मैं इस अर्थ को यहां से हटा के उधर लिख लेता हूं और इसको लिख देते हैं हम इधर. प्लस 34 यूनिट्स मेरी दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ. ठीक है, ये अर्थ यहां लिख लेते हैं. अर्थ सरफेस लिख लो टू बी मोर एग्जैक्ट. ठीक है जी. अब मेरी 34 यूनिट आ गई. आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर. उसके साथ साथ क्या होगा कि मेरी जो बची हुई 14 यूनिट्स हैं, जो बची हुई 14 यूनिट्स हैं वो जी आती है मेरी सन से, एंड दे विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस इनिशियली, बट दे विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर. एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर. अब जरा बात को समझेंगे. ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा कि जो मेरी रेडिएशन की 2 यूनिट आती हैं वो इन माउंटेन्स और आइस कैप से वापस चली जाती है इनटू द स्पेस, यानी प्लस -2 और बाय द माउंटेन्स एंड आइस कैप्स. अब जरा पूरा गणित लगाएंगे. यहां तक मैंने आपको सिंपल सी बातें बताई हैं. अब देखो फटाफट से नोट्स में आप मेंशन कर लो अपने. मैंने आपको बोला टोटल, मैं आगे चल के बता देता हूं आपको, ऊपर बता देता हूं, छोटा सा बताना है कि मेरी सन से आई 100 यूनिट्स. 100 यूनिट में से भैया सिंपल सी बात है मेरी कि मेरी 6 यूनिट, 27 यूनिट और 2 यूनिट कितनी हो गई? 27 और 2 29 और 6 35, यानी कि 35 यूनिट्स मेरी जो है इवन विदाउट स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस दे आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस. रिफ्लेक्टेड इनटू स्पेस. कैसे कैसे? मैंने आपको इसमें से बताया कि भाई 27 बाय क्लाउड्स, 2 यूनिट्स बाय माउंटेन्स एंड आइस कैप्स, और तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि भाई मेरी 27 और 2 29, 6 बाय द स्कैटर्ड रेडिएशन. यानी ये 35 यूनिट तो मेरी पहुंची ही नहीं अर्थ तक, तो इनका हिसाब तो मेरी अर्थ नहीं रखेगी. बची कितनी मेरी? 65 यूनिट्स.
अब इस 65 में से सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि +14 तो सीधे एटमॉस्फेयर ने ही एब्जॉर्ब कर ली थी। अब मेरी बची कितनी, 51 यूनिट्स। ये 51 यूनिट्स मेरी अर्थ की सरफेस तक पहुंचती है, और इसमें किस फॉर्म में पहुंचती है कि भाई 17 स्कैटर्ड फॉर्म में, और मेरी 34 पहुंचती है भैया किसमें, 34 मेरी डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ। ठीक है, तो मेरी टोटल कितनी हो गई, 51 यूनिट्स पहुंचती है। 14 मेरा एटमॉस्फेयर ले लेता है, ठीक है। 65 मेरे एटमॉस्फेयर और अर्थ तक आ रही है, उसमें से 35 मेरी वापस से स्पेस में भेज दी जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई? इस चार्ट को मैं हेडिंग दूंगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन, हिसाब ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। हिसाब ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, कि भाई जितनी भी सोलर रेडिएशन आ रही है, अर्थ ने कहा भैया ये मैंने डायरी बना दी इसकी, इतनी मेरे पास आई, इतने मेरे एटमॉस्फेयर ने ली, सबका सूद समेत मैं जवाब दूंगी। कैसे दूंगी, आइए जरा बताती है आपकी अर्थ। आपकी अर्थ कहती है सबका सूद समेत मैं जवाब दूंगी। हमने कहा अर्थ भाई बताओ कैसे दोगी जवाब। अर्थ ने बोला जी सुनो, ये रही मेरी सरफेस। अर्थ ने बोला कि ये रही मेरी सरफेस। हमने कहा बिल्कुल जी। अर्थ ने बोला कि भैया सुनो मेरी बात। हमने कहा सुनाओ। हमने कहा सुनाओ। तो अर्थ ने सिंपल सी बात बोली कि जी देखो मेरे एटमॉस्फेयर पे कितनी यूनिट्स थी, 14। मैंने कितनी यूनिट्स ली थी तुम्हारी, मैंने तुम्हारी कितनी यूनिट्स ली थी, सिंपल सी बात आपकी अर्थ ने पूछी, बताएंगे फटाफट से। मैंने आपकी ली थी भैया 51 यूनिट। मैंने आपकी ली थी कितनी, 51 यूनिट। 14 मेरे एटमॉस्फेयर ने ली थी, ठीक है। तो टोटल मैंने ली थी 65। ये बात मैं आपको बार बार डायग्राम्स क्यों दिखा रहा हूं, यही आपको याद करा के भेजूंगा, यही आपको याद करा के भेजूंगा। तो अर्थ ने बोला कि भैया मेरे पास तुम्हारी 51 यूनिट्स थी। हमने कहा हाँ। और मेरे एटमॉस्फेयर के पास तुम्हारी 14 यूनिट थी। हमने कहा हाँ। लो भैया अपनी वापस लो। हमने कहा कैसे दोगी। इन्होंने कहा कि भैया ये सन है, ये स्पेस है, ये मेरा एटमॉस्फेयर बना लेता हूं। एटमॉस्फेयर के ऊपर मेरा क्या स्पेस है। अर्थ ने बोला भैया पहली किस्त पकड़ो, अपनी पहली किस्त पकड़ो। यानी कि 17 यूनिट अर्थ ने डायरेक्टली भेज दी आपकी कहां, स्पेस, रेडिएटेड टू स्पेस बाय अर्थ। हमने कहा अभी हिसाब कंप्लीट नहीं हुआ भैया, हमें अपनी 65 चाहिए पूरी। हमें क्या चाहिए, अपनी 65 चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि ये जो 23 यूनिट्स होती हैं आपकी, इसमें से ये 23 यूनिट्स यहां से चलती हैं, अर्थ से वापस जाती हैं, 17 पहुंच जाती है आपके स्पेस में, और रस्ते में एब्जॉर्ब कर लेती है आपकी गैसेस वगैरह 6 यूनिट्स को। हमने कहा ओके ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि हीटिंग एंड कूलिंग भी होता है, कन्वेक्शनल करंट्स भी होते हैं कि हॉट एयर राइजेस अप, कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स होते हैं मेरे, बिल्कुल होते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल होते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि भाई यहां पे अगर मेरे पास हीट है, मेरे पास यहां हीट है, स्टीम है, वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर ऊपर जाकर के कंडेंस हो रही है। तो जब वाटर वेपर मेरी स्टीम बनती है तो वो कोई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेती है, हीट एनर्जी स्टोर करती है। जब वो कंडेंस करेगी तो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो वापस देगी, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू द स्पेस। तो इस प्रोसेस से कितनी वापस करती है, +9। इन्होंने कहा +9 पकड़ो भैया, अपनी बात खत्म। हमने कहा लाओ भैया, लाओ भैया। ये कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। मतलब अर्थ आपका किसी का एक पैसा रख नहीं रही, बस पैसा ले रही है, अपना थोड़ा खर्चा चला रही है महीने 1.5 महीने का, जस्ट लाइक द क्रेडिट कार्ड। अर्थ इज यूजिंग द हीट जस्ट लाइक द क्रेडिट कार्ड। बात खत्म है। तो भाई पैसे नहीं थे, मैंने कार्ड स्वाइप करा, अगले महीने भर दिया, ठीक है। मेरे को अपने कन्वेक्शन करंट चलाने थे, एटमॉस्फेयर गर्म रखना था, एवापोरेशन कंडेंसेशन करना था, बारिश सब करनी थी, हीट ले ली, थोड़े टाइम रखी, ले जाओ अपनी वापस, ले जाओ, दिन की हीट दिन में ले जाओ, जाओ, ठीक है। अच्छा, +9 यूनिट्स हो गई। फिर क्या होता है, जो 19 यूनिट्स है मेरी, वो मेरी कंडेंसेशन यानी क्लाउड्स जो फॉर्मेशन होता है उससे जाएंगी। कंडेंसेशन से वापस मेरी 19 जा रही है, ठीक है। उसके साथ साथ टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन से मेरी 9 यूनिट जा रही हैं, और 6 यूनिट मेरी अर्थ की गैस एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली। तो ये जो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये जो मेरा कंडेंसेशन से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो वापस गए, ये मेरे कन्वेक्शन से, ये थोड़े टाइम बाद स्पेस में चला जाता, और ये 14 यूनिट। अब जरा हिसाब लगाएंगे, 23 यूनिट मैंने यहां दी,
9 यूनिट मैंने यहां दी, मेरी कितनी हो गई टोटल 32, ठीक है, 32 और 19 51 यूनिट्स, तो 51 ही तो ली थी अर्थ ने, और 14 ये एटमॉस्फेयर ने ली थी आपकी, 14 ये जोड़ दो, 65 यूनिट बैक टू द सन। दैट्स व्हाई टोटल इनफ्लक्स, now I can say influx is equals to outflux, and this is basically known as the heat budget of earth. I hope this thing is clear to everyone. मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए सिंप्लीफाई करके चीजें समझाई आपको बात। ये आपका होता है हीट बजट ऑफ द अर्थ, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अब बस टेम्परेचर की हम थोड़ी सी बात करेंगे, फिर जय श्री राम। चलिए, इसके साथ साथ एक टर्म समझना आपको, एल्बिडो। एल्बिडो क्या है? दिस इज बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ द सरफेस टू रिफ्लेक्ट बैक द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय इट्स सरफेस। यानी कि जितनी ज्यादा क्या कैपेसिटी है कि वो तुरंत जो है बिना एब्जॉर्प्शन के सीधे रिफ्लेक्ट बैक कर दे। तो सबसे ज्यादा मेरी होती है आइस की, बहुत हाई एल्बिडो होता है आपका, ठीक है, आइस का एल्बिडो बहुत सही होता है। इसीलिए मैंने बोला 2 यूनिट तो आपके माउंटेन्स और आइस कैप्स ऐसे ही भेज देते हैं, हमें नीचे भगा देते हैं, ठीक है। तो एल्बिडो का मतलब क्या है कि हमें नीचे ये हीट वापस ले लो। सो दिस इज द कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट बैक द हीट रिसीव्ड बाय द सरफेस, कि भाई तुरंत जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कितना अच्छे से कर रहे हैं, उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं एल्बिडो ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी का भी हो सकता है, वाटर का अलग है, प्लांट्स का अलग है, स्नो का अलग है, ठीक है, लैंड का अलग है, हर चीज का अलग अलग एल्बिडो आपको देखने को मिलेगा। अब जरा आइए बात कर लेते हैं, सारी चीज मैंने आपको समझा दी है कि अर्थ एज अ होल does not accumulate or lose heat, it maintains its temperature. This can happen if amount of heat received is equals to the amount lost by the terrestrial radiation. This balance between insolation and terrestrial radiation is termed as heat budget or heat balance of the earth. कि जितना इंसोलेशन आया, जितना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू वापस गया, उसको हम बोल देते हैं हीट बैलेंस। दिस इज वाई अर्थ हमारी कभी ज्यादा गर्म नहीं होती और बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती, अपना टेम्परेचर मेंटेन करके चलती है, बिकॉज इनफ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द आउटफ्लक्स। ये आप देख सकते हो, आपकी एनसीईआरटी की टेबल है, 100 यूनिट्स आ रही है आपकी, क्लाउड से 27 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक हो गई, 2 बाय द माउंटेन्स एंड आइस कैप्स हो गई, 14 आपकी एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब हो गई, 6 स्कैटर कर दिए आपके पार्टिकल्स ने, 17 यहाँ रिसीव हो गए, 34 यहाँ रिसीव हो गए, 51 अर्थ तक पहुंची, 14 आपकी एटमॉस्फेयर में थी, कुल मिला के आपकी 65 यूनिट्स आ रही हैं, 35 यूनिट्स आपकी वापस भेज दी जा रही है ऑलरेडी। इनकमिंग, आउटगोइंग में देखेंगे 19 मेरी कंडेंसेशन से, 9 मेरी कन्वेक्शन से, रेडिएशन फ्रॉम अर्थ से जो आ रहा है 17 डायरेक्ट पहुंच रही है, 6 एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जा रही है। जो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होता है आफ्टर सम टाइम, वो भी दैट इज आल्सो सेंड बैक टू द स्पेस। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद आगे चलेंगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या है, वही 100% आती है आपकी, 27 यूनिट एब्जॉर्ब होते हैं, 27, ये मैंने आपका सब कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, देयर इज नो नीड टू रीड इट। अब जरा चलते हैं आगे। एल्बिडो मैंने समझा दिया, डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट दैट हिट्स अ सरफेस इज रिफ्लेक्टेड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड, कि भाई कितना अमाउंट जो है, जो लाइट आ रही है बिना एब्जॉर्प्शन के, उसे रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जा रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्बिडो। रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एल्बिडो ऑफ अर्थ, कि हमारी अर्थ जितनी भी रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन, वो क्या है, हमारी अर्थ का एल्बिडो है, ठीक है। चलिए नाउ अब बात करेंगे वेरिएशन इन द नेट हीट बजट। देखो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का सिंपल सा मतलब है, हाँ हो, मैंने आपसे बोला कि भाई ये मेरा इक्वेटोरियल रीजन है, ये मेरा पोल है, तो इक्वेटर के आसपास आपको पता है हीट एनर्जी ज्यादा रहती है, आपके इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन तक मैं बात करूं, आपने कहा हाँ सर, जैसे मैंने यहां देखा आपको मैंने बोला कि ये मेरा 40 डिग्री है, तो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिक्स में मेरे, इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे क्या है, हीट ज्यादा आपकी सनरेज पड़ती है, ठीक है, सारा मूवमेंट जो है यही रहता है, 23 पे आपका समर सोल्स्टिस, यहाँ 23 पे आपका विंटर सोल्स्टिस, इसके बीच में इक्वेटर, तो सारी की सारी हीट एनर्जी मोस्ट ऑफ द, ये ऐसे एरियाज हैं 23.5 और नॉर्थ और साउथ को लेकर के, जहां पे किसी न किसी टाइम वर्टिकल सनरेज तो पड़ रही है, तो वर्टिकल पड़ रही है मतलब ज्यादा इंसुलेशन है, उसके साथ साथ टेम्परेट में इंसुलेशन है। क्यों ज्यादा है मेरा, मैंने आपको समझाया था क्यों ज्यादा है मेरा टेम्परेट रीजन पे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। तो इस एरिया में जब सनरेज ज्यादा टाइम तक पड़ रही हैं, पूरा एनुअली पड़ रही हैं, घूम घूम के सन के अपेरेंट मूवमेंट के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट एनर्जी का सरप्लस होता है, हीट का यहाँ क्या होता है, सरप्लस होता है। वहीं मेरे जो पोल्स हैं,
जो मेरे पोल्स है, जो मैं 40 से 90 डिग्री की बात करूं, यहां पे हमेशा स्लैंट रेस पड़ेंगी, और स्लैंट रेस पड़ेंगी तो यहाँ हीट का डेफिशिट रहता है, हीट का डेफिशिट रहता है। लेकिन हमारी अर्थ जो है अगर ऐसे सरप्लस बनाती जाएगी बनाती जाएगी बनाती जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। एक जगह टेम्परेचर बहुत ठंडा, एक जगह का बिल्कुल ऐसा ओए होए होए जान जा रही है, ठीक है। हालांकि ऐसे रीजंस भी हैं हाई एल्टीट्यूड पे, पोलर रीजंस पे आपके, या बिना पोलर के भी यहाँ भी जो हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे बिकॉज ऑफ द लेफ्ट साइड, जहाँ अभी भी मौत है, ठीक है, ठंड इतनी है कि अभी भी मौत है। पर जो क्या होता है, जो आपके पोलर रीजन 40 से 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा कि ये अर्थ अपनी हीट को बैलेंस आउट करती है, यानी कि इक्वेटर से थ्रू बाय द हेल्प ऑफ विंड सिस्टम, बाय द हेल्प ऑफ ओशियन करेंट्स, बाय द हेल्प ऑफ ओशियन करेंट्स, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एयर मासेस के थ्रू, तो बाय द हेल्प ऑफ एयर मास, विंड, ओशियन करंट, इन सब के थ्रू इक्वेटोरियल सरप्लस जो है वो डेफिशिट के रीजन्स में जाता है और हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे पोलर रीजन्स बहुत ज्यादा ठंडे ना रहे और इक्वेटोरियल रीजन्स बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन इन द नेट हीट बजट, वेरिएशन इन द नेट हीट बजट। जैसे मैंने आपको बताया, सम पार्ट ऑफ द अर्थ हैज सरप्लस रेडिएशन व्हाइल अदर्स हैज डेफिशिट, सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशन बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ, ठीक है, और पोल्स पे क्या है आपका डेफिशिट है। सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक्स इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां से पोल वर्ड्स में क्या करूंगा, अपनी हीट एनर्जी को अर्थ हमारी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दिस इम्बैलेंस इज नलिफाइड बाय द एक्सटेंट ऑफ विंड्स, किसके थ्रू, विंड्स के फॉर्म में, ओशियन करंट्स के फॉर्म में, विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ हीट सरप्लस रीजन टू हीट डेफिशिट रीजन। से हमारे ओशियन करंट्स, जो हमारी विंड्स हैं, विंड्स हमारी क्या है, एकदम जबरदस्त तरीके से मैं आपको इससे अगले लेक्चर में बताने वाला हूं, बहुत मजा आएगा अगले चैप्टर में। हालांकि हर चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है हमारा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, ये भी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। एंड एज ए रिजल्ट द ट्रॉपिक्स डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ हीट, और द हाई एल्टीट्यूड्स गेट परमानेंटली फ्रोजन ड्यू टू एक्सेस डेफिसिट। क्यों? क्योंकि विंड के थ्रू, आपके एयर मासेस के थ्रू, ट्रांसफर ऑफ एयर मासेस के थ्रू, या मैं आपसे कहूं आपके वाटर करंट्स के थ्रू, जो आपके ओशियन करंट्स हैं उनके थ्रू आपकी क्या है, हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है फ्रॉम द इक्वेटोरियल सरप्लस, ठीक है, मिड लैटिट्यूड एंड वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल आपके रीजन से आपके पोलर रीजन में क्या हुआ है, हीट का सर्कुलेशन रहता है, इसीलिए बहुत ज्यादा न कहीं गर्मी होती है ना बिल्कुल परमानेंटली फ्रोजन होते हैं आपके पोल्स। अच्छा जी, इतनी बात समझ आई सबको। हीट और टेम्परेचर क्या है, सिंपल सी बात है भाई, हीट इज बेसिकली द एनर्जी and temperature is basically the measure of the intensity of heat। ठीक है, हीट एनर्जी क्या है, इट विल रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और टेम्परेचर क्या है, मेजरमेंट इन डिग्रीज ऑफ दिस इंटेंसिटी ऑफ हीट। इसको मैं बोल देता हूं टेम्परेचर, हीट होगी वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, बिकॉज इट इज द मेजर ऑफ द हीट। अब ये मैंने क्यों बताया, बता समझते आइए। अब यहां तक बॉयज एंड गर्ल्स याद रखेंगे, इंसोलेशन क्या है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इंसोलेशन के लिए क्या है, नोट्स बना के अपने समरी नोट्स भी बनाया करो आप। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, रिवाइज करा, तो मुश्किल से एक पेज के समरी नोट्स बना लिया आपने, एक पेज के, आधे पेज के। अब इसी में इंसोलेशन में आपको डेफिनेशन तो पता ही है, तो एक वर्ड लिख दिया बस, ठीक है, एक वर्ड लिख दिया कि इंसोलेशन क्या है। फैक्टर्स में आपने इसके सामने 5 डाल दिए, 5 में आपने छोटा छोटा लिख लिया कि क्या क्या फैक्टर्स है मेरे, ठीक है, बिना एक्सप्लेन करे। तीसरी चीज मैंने आपको बताई, तीसरी मैंने आपको क्या चीज बताई, भाई इक्वेटोरियल में के कंपैरिजन में टेम्परेट में ज्यादा इंसोलेशन है, ठीक है, ओशियंस पे कम होता है, लैंड पे ज्यादा होता है। चौथी चीज मैंने आपको क्या समझाया, मैंने बताया कि भाई कैसे हमारे एटमॉस्फेयर, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, ऐसे भी नोट्स बनाया करो आप, हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग में मैंने आपको 4 चीजें बताई, एडवेक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जब हमने हीटिंग एंड कूलिंग समझ ली, उसके बाद हमने समझा हीट बजट। हीट बजट का मतलब क्या था, टोटल इनफ्लक्स इज इक्वल टू आउटफ्लक्स। फिर मैंने समझाया आपको भैया एल्बिडो क्या होता है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिफ्लेक्ट बैक द इनकमिंग रेडिएशन विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड, एल्बिडो। एल्बिडो के बाद हमने बात करी आपके हीट एंड टेम्परेचर की। अब जरा आपका इसी के साथ हीट बजट तो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द ग्लोब, कि हमारा टेम्परेचर वेरिएशंस क्या है। ये टॉपिक आपको कोई नहीं कराएगा, ये टॉपिक आपको कोई नहीं कराएगा, मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है जब तक ये
जो जो चीज एनसीईआरटी में गिवन है वो सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से खूब क्वेश्चन आया, खूब लोगों ने गलत करे, खूब क्वेश्चन आया टेम्परेचर इन्वर्जन पे, आपका हीट बजट पे भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, और खूब लोग गलत करते हैं। और नहीं भी क्वेश्चन आता तो इसके बिना विंड विंड और आप ये पूरा क्लाइमेटोलॉजी बस समझ लेते हो, जो चीज समझ नहीं आती उसे रट लेते हो फिर एग्जाम में गलत कर देते हो, पर वो मजा नहीं आता। अब आपका एक एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आप क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट करने के बाद ये कहोगे एकदम आ हा, परमानंद, ठीक है, मजा, कुछ भी हमें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। आइए, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, हम दो तरीके से बात करते हैं। फर्स्ट वन इज माय हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज माय वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जैसे ये मेरा ग्लोब है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे इस रीजन से लेकर के इस रीजन हमें टेम्परेचर जो है देखने को मिलेगा कैसे वेरी होता है। सेम टेम्परेचर रहेगा ऑलमोस्ट, कम वेरिएशन होगा, लेकिन वेरिएशन रहता है। अब पहले तो आप क्या कहते थे सर कि इक्वेटर इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, अब इस लाइन पे जितने भी प्लेसेस आएंगे सबका सेम टेम्परेचर है। अब आप कह रहे हो सर वेरिएशन भी रहता है। सर आप पहले बोलते हो पानी को हम बोलते हैं फिर H2O, तो ये तो होता ही है भैया, ये तो कहानी है ही। चलिए अब जरा आगे आते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का। अच्छा, अब मैं बात करता हूं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। ये मेरी सरफेस ऑफ अर्थ है, ये क्या है मेरा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फियर, सॉरी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ठीक है, ये मेरा थर्मोस्फियर, ये मेरा एक्सोस्फियर। और जो वर्टिकल वेरिएशन इनमें रहता है मैं आपको बता चुका हूं कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट इन ट्रोपोस्फियर, देन इंक्रीजेस, देन डिक्रीजेस इन द मेसोस्फियर, देन इंक्रीजेस। इसको बोलता हूं वर्टिकल वेरिएशन। हॉरिजेंटल वेरिएशन क्या है, जो मेरी सरफेस ऑफ अर्थ पे हो रहा है। तो दो तरीके से हम टेम्परेचर वेरिएशन की बात करेंगे, हॉरिजेंटल वेरिएशन एंड वर्टिकल वेरिएशन। अब देखो, जो भी मेरा ये हॉरिजेंटल वेरिएशन होगा, इसको मैं पूरे अक्रॉस द ग्लोब जानने के लिए क्या करता हूं, मैंने एक टर्म दिया आइसोथर्म। I started drawing imaginary lines joining the places which have equal temperature। तो आइसोथर्म का क्या मतलब है, imaginary line that joins the places having equal temperature। कि ऐसी लाइन, मेरी ऐसी इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइंस, नॉट वर्टिकल, हॉरिजेंटल लाइन जो मैंने सरफेस ऑफ अर्थ पे ड्रॉ करी, कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय 20 डिग्री। अब ये क्या है, मेरा आइसोथर्म है, आइसोथर्म में इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस द प्लेस, और ये दूसरा प्लेस है मेरा, इसका भी 20 डिग्री है तो इसने इससे ज्वाइन कर दिया। तीसरा प्लेस मेरा ये है, तो मैंने फिर आगे गया, ठीक है। अच्छा, ये मेरा हो गया। दूसरा मैंने ये लिया 15 डिग्री वाला अपना, ठीक है, और यहाँ पे बी पॉइंट पे 15 है, यहाँ पे सी है, तो मैं जब ये इन पॉइंट्स को एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ कर दूंगा, इस लाइन को मैं क्या बोल दूंगा, आइसोथर्म। सो दीज आर माय आइसोथर्म्स। मैंने ये लिया 25 डिग्री, पहला पॉइंट, दूसरा मेरा ये पॉइंट, तीसरा मेरा यहाँ पे, तो मैंने इसको ज्वाइन करा, then this is my, these are my isotherms। So while studying horizontal distribution of temperature, I draw imaginary lines which join the places having equal temperature and these imaginary lines are known as isotherms। क्या इस बात से किसी भी भाई बंधु को किसी प्रकार की समस्या है तो बताइए। आइसोथर्म का मतलब समझ में आया कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टल पढ़ने के लिए मैं इमेजिनरी लाइंस बनाता हूं और उसको मैं क्या बोल देता हूं, आइसोथर्म्स। हमने कहा ठीक है। अच्छा, आइए जरा आगे समझते हैं। तो मैंने बात करी कि फॉर स्टडिंग मैं क्या बनाता हूं, आइसोथर्म, लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। आपने कहा सर ठीक है। अब क्या, जैसे मैंने आपसे बात करी थी कि हमारे इंसोलेशन के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उनकी मैंने आपसे बात करी, क्या मैं यहां आपसे कह सकता हूं कि भैया जी जरा मुझे ये बता दो, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजेंटल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। फैक्टर्स क्या होंगे मेरे, सबसे पहला फैक्टर, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर मेरा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्यों होता है सर, अब भाई सिंपल सी बात है, ये लो, ये मेरा इक्वेटर है, यहाँ टेम्परेचर अलग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अलग, आगे अलग, आगे अलग, डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे मेरे को ये वेरिएशन देखने को मिलेंगे हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर के। दैट्स व्हाई लैटिट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल बेसिक सी चीज है। दूसरा फैक्टर ये है मेरा एल्टीट्यूड,
मैंने बताया था आपको लेफ्ट रेट टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द हाइट। तो एल्टीट्यूड एक माउंटेन है, टाना नाना, यहां पे टेम्परेचर कम होगा इन कंपैरिजन टू दिस वैली, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस वैली। लेकिन डे टाइम में हीटेड अप हो जाएगा, वो अलग चीज है, वो माउंटेन और वैली ब्रिज में बढ़ाऊंगा। पर आप जनरली समझोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कम, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा। इस बात को समझेंगे कि हाई एल्टीट्यूड लेफ्ट रेट के चलते टेम्परेचर मेरा डिक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तीसरा मैंने बात करी लैंड एंड सी इन्फ्लुएंस या कॉन्ट्रास्ट। लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब है? लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब है? भाई हमारी इंडिया है, जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं, ठीक है, जो मेरे कोस्टल रीजन्स हैं, क्या वहां मॉडरेट टेम्परेचर रहता है? आपने बोला हाँ सर। क्यों 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 होता है? क्योंकि ये कोई ऋषि मुनि है, इन्होंने कोई तपस्या करी है मॉडरेट इन कोस्टल एरिया वाले लोगों ने कि नहीं हमारे यहाँ रहेगा। क्यों रहता है? बिकॉज वो मॉडरेटिंग इफेक्ट में आते हैं। सी के मॉडरेटिंग इफेक्ट में क्यों आते हैं? क्योंकि मेरा सी है, या मेरा क्या है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। तो जो सी होता है बॉयज एंड गर्ल्स, जो वाटर होता है, वाटर, इस बात को बहुत ध्यान से सुन लो, मैं बार बार रिपीट करूंगा, आगे भी समझा रहा हूं। वाटर और लैंड दोनों की स्पेसिफिक हीट अलग होती है। Specific heat of land and water are different. What does it mean? It means कि the amount of heat energy required to increase the temperature of 1 unit by 1 degree Celsius. 1 unit by 1 degree Celsius. मैंने फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला, मैंने कहा 1 मीटर क्यूब मैं यहां वाटर ले रहा हूं, या आप सिंपल सी बात कर लो, लीटर्स में ही ले लो, ठीक है, कि मैंने कोई भी यूनिट वाटर लिया है, 1 यूनिट, उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर चाहिएगा और यहां कितना चाहिएगा, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो स्पेसिफिक हीट अलग होती है लैंड की और वाटर की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमारा लैंड जो है जल्दी ठंडा होगा, जल्दी गर्म होगा, वाटर जो है न जल्दी गर्म होगा न जल्दी ठंडा होगा। इतनी सिंपल सी बात में समझ आती है। तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, जो इन कोस्टल एरियाज में लैंड गेट्स हीटेड अप, तो इस पे जो एयर होगी वो राइज हो जाती है, यहाँ लो प्रेशर बनता है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो आपके सी से लैंड की तरफ विंड्स चलती हैं, जिसको आप इनशोर विंड्स भी बोलते हो। और वो विंड्स क्या करेंगी, यहाँ के ठंडी विंड्स होंगी, मॉइस्चर के साथ आ रही हैं, तो वो यहाँ जो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा उसको डिक्रीज करेंगी। रात में लैंड से सी की तरफ चलेंगी, ठीक है, तो न ज्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है। तो लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट भी रिस्पॉन्सिबल है, जहां भी ओशियंस होंगे वहां मॉडरेटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपके ओशियन करंट्स, भाई वार्म ओशियन करंट, जो जो एरियाज मेरे, जो कोस्टल एरियाज मेरे वार्म ओशियन करंट के पास आएंगे वहां गर्मी होगी, जो कोल्ड पे आएंगे वहां क्या होगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एयर मासेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, वेजिटेशन एंड ऑल, दिस फैक्टर इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द वर्टिकल वेरिएशन, कि जहां वेजिटेशन कवर डिपेंड करता है कि भाई कितना वेजिटेशन है, उससे भी आपका क्या होगा, आपके टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा, यानी कि जो आपका हॉरिजेंटल वेरिएशन है। अब जरा बात को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भाई मैं आइसोथर्म्स बनाता हूं, एंड विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म्स आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, ठीक है। कौन कौन से मेरे फैक्टर्स हैं? लैटिट्यूड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, में ऑलरेडी ये चीज आपको बता चुका हूं। टेम्परेचर इज हाइयर इन पोलर ट्रॉपिकल रीजन्स एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स, हमने कहा ठीक है। एल्टीट्यूड, लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट क्या है? Compared to land, the sea gets heated slowly and loses heat slowly. Land heats up and cools down quickly. जल्दी ठंडा होगा, जल्दी गर्म होगा। Therefore जो वेरिएशन है टेम्परेचर का ओवर द सी इज लेस एज कम्पेयर टू सी, कि सी पे वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं होगा इतना लैंड पे होगा, कि भाई गर्म भी ज्यादा हो गया, ठंडा भी ज्यादा हो गया, तो इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा है ना, यार गर्म जल्दी हो रहा है ना ठंडा जल्दी हो रहा है, ठीक है। प्लेसेस सिचुएटेड नियर द सी कम्स अंडर द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस मैंने समझा दिया, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपकी चलती है ना, बहुत ज्यादा ठंडी ना बहुत ज्यादा गर्मी, ऐसा आपका माहौल बना रहता है, इसको बोलते हैं मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी। चौथी चीज ओशियन करंट्स, जो वार्म ओशियन करंट्स के पास आएंगे वो गर्म होंगे, जो ठंडे के पास आएंगे वो ठंडे होंगे। इस तरीके से आपके करंट्स जो है वो चलते रहते हैं। एयर मासेस, एयर मासेस क्या है कि भाई एक मेरी एयर का, एक यूनिफॉर्म एयर का एक बहुत बड़ा मास, ठीक है, एक्सटेंड अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, बहुत बड़ा मास। अब ये कोल्ड भी होते हैं और क्या होते हैं, ये हॉट भी होते हैं। तो कोई भी प्लेस जो है वो वार्म एयर मास के कांटेक्ट में आ रहा है, इन्फ्लुएंस में आ रहा है, वहां गर्मी हो जाएगी। जो कोल्ड के इन्फ्लुएंस में आ रहा है वहां क्या हो जाएगा, एयर मासेस। ऐसे मत समझना इतना बड़ा एयर का टुकड़ा, भाई ये इतने बड़े भी होते हैं ना कि कॉन्टिनेंट्स, आपका यूरोप है,
कॉन्टिनेंट्स के कॉन्टिनेंट्स को कवर कर लेता है एयर मास. दे आर सो यूज, दैट्स व्हाई दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हॉरिजेंटल वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर ओवर द ग्लोब. उसके साथ साथ अदर फैक्टर्स हैं मेरे. ठीक है, चलिए, जब हम अपने हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को पढ़ते हैं, जब हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को पढ़ते हैं, तब हम अपनी जनवरी और जुलाई की बात करते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्टिंग मंथ्स है. यहाँ आपको ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी एक्सट्रीम सर्दी देखने को मिलेगी, तो यहाँ आप अच्छे से देख सकते हो. अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स, होगा क्या, जैसा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड एंड सी इज डिफरेंट. ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन ऑन लैंड इज ग्रेटर देन टेम्परेचर वेरिएशन ऑन द ओशियन, ऑन द वाटर्स. तो इसके साथ क्या होगा कि अब जब मैं जनवरी में रहूंगा, जनवरी का मतलब साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर या समर, समर, नदन में क्या, विंटर्स, नदर्न हेमिस्फीयर में मेरे विंटर्स रहेंगे. मैंने बताया कि भाई स्पेसिफिक हीट अलग है. बहुत ध्यान से बिल्कुल दिमाग में जाना, ये टेबल आपको बिना समझाए मेरे समझ नहीं आएगी. एनसीईआरटी में सिर्फ देखोगे तो कभी भी, तो इसको बहुत ध्यान से सुन के जाओ. तो भैया होता क्या है कि मेरा स्पेसिफिक अलग है. मैं जनवरी की बात कर रहा हूं. जनवरी में मतलब मेरा, मैं सिंपली लिख रहा हूं, नॉर्थ में मेरा क्या है, कोल्ड है. साउथ में क्या है, साउथ में क्या है, वार्म है, समर्स है. मैंने आपको बोला जैसे ही ठंड आएगी, जैसे ही ठंड आएगी, लैंड मेरा तुरंत ही क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा. लेकिन मेरा वाटर जो है वो उतनी जल्दी क्या नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा. वाटर इज वार्मर. ठीक है, वाटर इज वार्मर, सो माय आइसोथर्म्स विल मूव टुवर्ड्स द पोल्स. आइसोथर्म्स विल मूव टुवर्ड्स द पोल्स. इस चीज का मतलब क्या है, बात समझेंगे. मेरा ये पॉइंट नंबर ए है, ये सेम आइसोथर्म है मेरा, यहां पॉइंट नंबर बी है. ये डांस कैसे करने लगी सर, ये डांस कैसे करने लगी, अभी तो आप आइसोथर्म बना रहे थे, सीधे सीधे बन रहे थे, ये कैसे डांस कर रही है. ठीक है, ताथैया कैसे मैं कर रही है, क्योंकि भैया मेरा यहां पे क्या है, जैसे ही समर सोल्स्टिस के बाद विंटर सोल्स्टिस आपका आया, तो मेरा लैंड एकदम से ठंडा हो गया. तो यहाँ पे लैंड का टेम्परेचर मेरा 10 डिग्री सेल्सियस है. फॉर एग्जाम्पल ये 0 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूं. अब क्या हुआ कि भाई मेरा जो यहाँ का जो वाटर होगा, अगर मैं इस आइसोथर्म को सीधे बनाता, तो यहाँ का मेरा जो वाटर है वो क्या है कि वो अभी इतना ठंडा नहीं हुआ, गर्म है, गर्म है, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे ठंडे गर्म होते हैं. तो जरा इसके आगे जब मैं चलूंगा, इसके आगे जब मैं चलूंगा, तो होगा क्या कि मुझे पोल्स की तरफ मूव करना पड़ेगा इन द ओशियंस टू मेक दिस आइसोथर्म. इक्वल टेम्परेचर की आइसोथर्म बनाने के लिए आप देख सकते हो, फ्रॉम द लैंड दे मूव टुवर्ड्स द पोल्स इन द वाटर्स. फ्रॉम द लैंड, ये आपके वाटर्स, फ्रॉम द लैंड दे विल मूव टुवर्ड्स द पोल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टुवर्ड्स द पोल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, क्योंकि लैंड की और सी की जो क्या है, आपकी स्पेसिफिक हीट अलग है. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी लगा होगा, लेकिन रटते तो कभी समझ नहीं आता. अब जरा इसके साथ आओ. जब मैं साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में आया, ये मेरा लैंड है, यहां मैं कहां जाऊंगा, टुवर्ड्स द इक्वेटर. अब यहां का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, यहां पे मेरी क्या है, यहां पे मेरी क्या है, समर्स है, समर्स है. ठीक है, यहां पे मेरी क्या है, समर है. तो मेरा जो वाटर है वो कोल्ड है, यहां का वाटर क्या है, वो कोल्ड होगा. तो मैं इक्वेटर की तरफ मूव करूंगा उस आइसोथर्म को मैच करने के लिए. टेम्परेचर को देख रहे हो आप, ऊपर की तरफ इस तरीके से आप देखोगे, यहां से इक्वेटर की तरफ, यहां से इक्वेटर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे आइसोथर्म्स आपके इन द मंथ ऑफ जनवरी. इसी के साथ मैं बात करूं आपसे इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई. जुलाई में क्या हो रहा है, देखो जुलाई में क्या है, हमारे ऊपर समर है, हमारे ऊपर समर है. तो मेरा पानी जो है वो रिलेटिवली, मेरा पानी जो है वो रिलेटिवली क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, रिलेटिवली ठंडा रहेगा. किससे, वाटर से. तो दे विल मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर. जो भी आइसोथर्म्स होंगे मेरे कहा, इक्वेटर की तरफ जाएंगे. देखो नीचे, यहां देखो, यहां देखो. ठीक है, लैंड से अब आप आओगे इक्वेटर की तरफ टू मैच दिस. सेम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो. तो इस वर्टिकल वेरिएशन को आप याद रखोगे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लैंड एंड द सी. चलिए जरा आगे आइए. अब जरा हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वेरिएशन. आई होप ये ग्राफ क्लियर है. ग्राफ क्लियर है तो पूरा बात क्लियर है, क्योंकि आज से पहले आपको ग्राफ किसी ने नहीं समझा होगा. जनवरी में क्या होता है, सन साइंस ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, समर इन साउथ, विंटर इन नॉर्थ. इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर land mass are cooler than oceans. In the northern hemisphere, land masses are cooler than the oceans. As the air is warmer over the oceans than over the land mass in northern hemisphere, the isotherm bend towards the poles. यही मैंने आपको बताया, बात खत्म.
कि भाई क्या है, मेरा जो ओशियंस है दे आर स्टिल वार्मर, सो आई विल मूव टुवर्ड्स द पोल्स टू मैच द आइसोथर्म। आइए जरा आगे। दिस कैन बी क्लियरली विजिबल ओवर द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे आपका क्या है, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक, ये आपके हॉट एयर करंट्स हैं। जब हॉट एयर करंट्स आएंगे तो आपकी गर्म होगा ओशियन जो है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर इफेक्ट ऑफ ओशियन इज वेल प्रोनाउंस्ड। ज्यादा इफेक्ट ओशियन का आएगा साउथ में आएगा, क्योंकि वहां लैंड मास कम है। वहां क्या है, लैंड मास कम है, तो वहां पे आपके आइसोथर्म ज्यादातर आपको पैरेलल मोस्टली देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ज्यादा वेरिएशन कहां है, मेरा नदर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि वहां लैंड भी ज्यादा है, ओशियंस भी है, लैंड भी ज्यादा है, ओशियंस भी है। साउथ में क्या है, लैंड मास कम है, ओशियन ज्यादा है, सो देयर विल बी लेस वर्टिकल वेरिएशन। एग्जामिनर पूछे तो याद रखना। आगे जरा आइए। Here the isotherms are more or less parallel to the latitudes and the variation in temperature is more gradual than the northern hemisphere. एकदम से रैंडम नहीं होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर वेरिएशन है ओशियंस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ओशियन ही ओशियन है। नदन में क्या है, कभी लैंड आ गया फिर ओशियन आ गया, लैंड आ गया ओशियन आ गया, लैंड आ गया ओशियन, ग्रेजुअल वेरिएशन नहीं है, सडन वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा इन द नदर्न हेमिस्फीयर। आइए जुलाई में क्या होगा, सन साइंस ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाई टेम्परेचर नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ड्यूरिंग समर इन नदर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म बेंड्स टुवर्ड्स द इक्वेटर व्हाइल क्रॉसिंग ओशियंस, क्योंकि रिलेटिवली क्या है, पानी आपका रिलेटिवली ठंडा रहेगा इन कंपैरिजन टू द लैंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्पेसिफिक हीट। आइए, आइसोथर्म्स आर वाइड स्पेस्ड ओवर ओशियन व्हाइल दे आर क्लोजली स्पेस्ड ओवर लैंड मासेस। आइसोथर्म जितने पास, उसका मतलब टेम्परेचर वेरिएशन उतना ही ज्यादा। तो मैंने बताया कि साउथ में कम होता है ओवर द ओशियंस। इन जुलाई डेविएशन ऑफ आइसोथर्म्स इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस्ड एज इन जनवरी। जनवरी में जितना प्रोनाउंस्ड है उतना आपका जुलाई में नहीं रहता है। उसी के साथ साथ आएंगे वर्टिकल वेरिएशन। अब वर्टिकल वेरिएशन में आपको समझाया था क्या है, लैप्स रेट, और लैप्स रेट के साथ साथ मैंने एक्सेप्शन ही बताया था कि भाई एमएसटी ट्रोपोस्फीयर में जाऊंगा घटेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ जाएगा, मेसोस्फीयर में कोल्डेस्ट अप टू -100 फिर बढ़ने लग जाएगा। सो दिस इज द वर्टिकल वेरिएशन वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन यस्टरडेज क्लास। दिस वर्टिकल ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉमनली रेफर्ड टू स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर और नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं इसको। दिस नॉर्मल लैप्स रेट वेरीज विद हाइट। कभी कभी ये नेगेटिव लैप्स रेट भी हो जाता है, जस्ट लाइक इन द मेसोस्फीयर। नहीं सॉरी, मेसोस्फीयर में तो पॉजिटिव है, उसमें तो डिक्रीज हो रहा है। स्ट्रेटोस्फीयर, इसको मैं बोल देता हूं नेगेटिव लैप्स रेट। इंडीड द एक्चुअल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर डज नॉट ऑलवेज शो अ डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड। हमेशा ऐसा नहीं होगा, एल्टीट्यूड के साथ आपका टेम्परेचर जो है वो घट रहा है। आइए जरा कहते ही शैतान का नाम लिया हाजिर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। बड़ा ही जबरदस्त सा फिनोमेना है, बड़ा ही जबरदस्त सा फिनोमेना है। प्लीज समझ लो एक बार, वरना पढ़ते रह जाओगे, समझ कभी आएगा नहीं। क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस इस पर खूब पूछा जाता है। अब जरा टेम्परेचर इन्वर्जन क्या मैं बताता हूं। नॉर्मली देखो क्या होता है, नॉर्मली व्हाट एक्चुअली हैपेंस, दिस इज माय सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इससे मैं जैसे ही ऊपर जाऊंगा, जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, माय टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग इन द ट्रोपोस्फियर। टेम्परेचर डिक्रीजेस, यानी मेरा यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस है और मैं 1 किलोमीटर ऊपर चला गया तो मेरा 6.5 गिरा, मतलब मेरा 15.5। ऐसे ही कुछ पढ़ा हमने अकॉर्डिंग टू लैप्स रेट, आपने कहा ठीक है। बट समटाइम्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, दैट इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन और नेगेटिव लैप्स रेट। दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर लो। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज विद द एल्टीट्यूड। सर उल्टा हो गया कम होता था डिक्रीज होता था, इंक्रीज कैसे हो गया, क्या करें सर? कुछ नहीं है, ये एक शॉर्ट सा फिनोमेना है, रेयर है लेकिन वर्थ नोटिसिंग है काफी ज्यादा। आप इसको नोटिस करोगे, अच्छी अच्छी चीजें होती हैं टेम्परेचर इन्वर्जन से। आइए टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होता है वो समझते हैं। देखो दिन में क्या हुआ, ड्यूरिंग द डे टाइम, ये मेरे सूरज देवता, इन्होंने फेंक फेंक के सोलर रेडिएशन मारी अर्थ की सरफेस पे, फेंक फेंक के सोलर रेडिएशन मारी। अच्छा, रात हुई, रात हुई, रात हुई, चंदा मामा आ गए। कौन आ गए? चंदा मामा आ गए आपके। ये लो चांद बना लेते हैं, ठीक है, चंदा मामा आ गए। तो क्या हुआ, हमारी जो अर्थ की सरफेस है, आफ्टर बीइंग हीटेड इट इटसेल्फ बिकम अ रेडिएटिंग बॉडी, इट इटसेल्फ बिकेम अ रेडिएटिंग बॉडी। तो ये क्या करेगी, जो हीट एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हुई
जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई ड्यूरिंग द नाइट टाइम इट विल रेडिएट टनाना टनाना। अब आपको पता है एटमॉस्फेयर में मेरे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कुछ और गैसेस भी हैं, कुछ वाटर वेपर भी है, ठीक है। दे विल बेसिकली एब्जॉर्ब दिस हीट एनर्जी, और जब ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी, तो यहां का क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बट बाय द अर्ली मॉर्निंग अर्थ वुड हैव रेडिएटेड होल ऑफ इट्स हीट, और अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर। यहां क्या होगा, हाइयर। क्या ये परमानेंट रहेगा? नहीं, थोड़े टाइम के लिए हुआ, यहां का टेम्परेचर हाई है, यहां का लो है। जैसे ही एल्टीट्यूड बढ़ा, अरे सर टेम्परेचर बढ़ गया, क्या हो गया, नेगेटिव लैप्स रेट, क्या हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन। इसको मैं क्या बोल देता हूं, टेम्परेचर इन्वर्जन। आपने कहा सर बात तो ठीक है, ठीक है। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स इट इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन। और जैसे ही आपकी अर्ली मॉर्निंग होगी वैसे ही आपकी दोबारा से आ जाएंगे सन, और फिर से आपके फेंक के हीट मारेंगे, नीचे गर्म हो जाएगा, आपका फॉग वगैरह ये जो बनते हैं, आपका कोहरा वगैरह सब बढ़ जाएगा, ऊपर का टेम्परेचर कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू नीचे का टेम्परेचर। सो फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम ये जो आपका फिनोमेना चलता है इसको मैं बोलता हूं जी टेम्परेचर इन्वर्जन। और जो आपकी लेयर बनती है, लेयर ऑफ इन्वर्जन, ये आपके एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी लेकर के आता है कि आपके डस्ट पार्टिकल्स वगैरह यहाँ सेटल हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं हॉरिजॉन्टली, वरना एक ही जगह पे इकट्ठे नहीं रहते। इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके साथ एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपको समझना है, उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपको समझना है, एयर ड्रेनेज। अब देखो एयर ड्रेनेज क्या है, एयर ड्रेनेज क्या है कि हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल ये हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, ये मेरा जो माउंटेन है यहां पे टेम्परेचर कम है, ठीक है, टेम्परेचर कम है, तो यहां की मेरी जो एयर होगी वो कैसी हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, डेंस, ठीक है। तो हैवी हो जाएगी, डेंस हो जाएगी, हमने कहा ठीक है, डेंस और हैवी हो जाएगी ये, जैसे जैसे टेम्परेचर रात को डिक्रीज होगा एल्टीट्यूड पे बिल्कुल हो जाएगी। जैसे ये डेंस और मॉइस्ट होगी, इसका वेट बढ़ेगा, इट विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द वैली, इट विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द वैली। और वैली की जो हॉट एयर होगी इट विल स्टार्ट असेंडिंग द वैली। तो क्या होगा कि आपकी जो हॉट एयर है वो ऊपर आ जाएगी, कोल्ड एयर जो है वार्म मॉइस्ट कोल्ड एयर एकदम ऐसा लगेगा कटीली, एकदम ठंडा ठंडा पानी ही आ रहा है जैसे, तो एकदम नीचे क्या हो जाएगा, ठंडा, ऊपर क्या है, हॉट, नीचे क्या है, वार्म। क्या हुआ, टेम्परेचर इन्वर्जन। एंड दिस एयर इज वेरी डेंस, हैवी, और आप कह सकते हो कोल्ड, एंड एक्ट्स ऑलमोस्ट लाइक वाटर, कि वाटर रशिंग इनटू द वैली। तो इसी प्रोसेस को मैं क्या बोल देता हूं, एयर ड्रेनेज। ऐसा लगता है वाटर इज रशिंग इनटू द वैली, एयर ड्रेनेज, क्योंकि मॉइस्ट एयर है, डेंस है, हाईली मॉइस्ट है, हाईली डेंस है, तो इट विल बिहेव लाइक अ वाटर, और ऐसा लगेगा आपको कि वाटर जो है बह के आ रहा है इनटू द वैली, एंड दिस प्रोसेस नोन एज एयर ड्रेनेज। एयर ड्रेनेज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, जस्ट लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टेम्परेचर इन्वर्जन। आई होप सबको टेम्परेचर इन्वर्जन समझ आया होगा। अब फटाफट बात कर लेते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एलिवेशन, एलिवेशन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। कुछ टाइम क्या होता है, सिचुएशन रिवर्स होती है और नॉर्मल लैप्स रेट रिवर्स होती है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े ही टाइम के लिए होगा फिर हट जाएगा, टेम्पररी होता है। क्या क्या जरूरी है इसके लिए, एक लॉन्ग विंटर नाइट, कि लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, तभी तो लंबी रात होगी, तभी तो अर्थ अपनी पूरी हीट एनर्जी रेडिएट कर देगी, और फिर ठंडी होगी सुबह सुबह, तभी तो टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। शॉर्ट नाइट है, ठीक है, तो पूरी हीट एनर्जी सुबह तक रिलीज ही कर रही है, कहां से ठंडी हो जाएगी। विद क्लियर स्काईज, क्लियर स्काईज होने चाहिए, जिससे क्या होगा, स्काई अगर ऊपर नहीं है, ठीक है, आपके क्लाउड्स नहीं है, तो क्लाउड्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो क्लाउड्स ले जाएंगे, क्लाउड्स नहीं लेंगे तो आपके एटमॉस्फेयर में वो जमेगी, एटमॉस्फेयर में जमेगी, गैसेस लेंगी। एंड स्टिल एयर, अगर एयर स्टिल नहीं होगी तो ऊपर थोड़ी सी भी हीट एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही होगी, एयर आई ले गई उसको, ठीक है, हीट एनर्जी एक्यूमुलेट हुई, वो स्प्रेड हो गई, तो ऊपर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। चलो होता क्या है, हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ड्यूरिंग द नाइट एंड बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव। जैसे ही आपके अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं,
अर्थ ठंडी हो जाती है, उसके ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है, और पोलर एरियाज टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर। पोलर एरियाज में खूब होता है। आइए इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर समझते हैं। सरफेस इन्वर्जन प्रमोट्स स्टेबिलिटी, मैं आपको समझा चुका हूं। डेंस फॉग्स इन मॉर्निंग्स आर कॉमन अकरेंसेज स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन। ये भी टेम्परेचर इन्वर्जन के ही कारण होता है, और ये इन्वर्जन सुबह जैसे ही आपकी धूप आती है हट जाता है सारा कोहरा, और फिर से वार्म हो जाती है अर्थ, और ऊपर जो है वो ठंडा हो जाता है। इन्वर्जन टेक प्लेस इन हिल्स एंड माउंटेन्स ड्यू टू एयर ड्रेनेज। एयर ड्रेनेज क्या है मैंने समझा दिया। कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड माउंटेन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट फ्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कि भाई ग्रेविटी के कारण जो कोल्ड एयर, जो हैवी एयर रहती है, वो आपके कहाँ आती है? कोल्ड एयर ऑफ हायर डेंसिटी, कोल्ड एयर ऑफ हायर डेंसिटी दे विल रश इनटू द वैली। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो वार्म एयर है वो राइज करेगी, ऊपर आ जाएगी, वार्म एयर राइज करेगी, ऊपर आ जाएगी, वो वार्म एयर ऊपर आ गई और आपकी कोल्ड एयर नीचे चली गई, तो ये क्या हुआ? टेम्परेचर इन्वर्जन। बीइंग हेवी एंड डेंस, cold air acts almost like water and moves down the slope to pile up deeply in pockets and valley with warm air above. This is called air drainage. It protects plants from frost damages. इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो मेरे वार्म एयर ऊपर जाएगी तो जो भी मेरे प्लांट्स लगे हुए होंगे, ठीक है, उन पर बर्फ नहीं जमने देगी, और दैट्स व्हाई इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम डैमेज ऑफ फ्रॉस्ट, जो आपकी बर्फ जम जाती है पत्तियों पे। तो इसी के साथ मेरा कंप्लीट होता है क्या? सोलर रेडिएशन, हीट बजट, और मेरा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही रेयरली आपको यूट्यूब पे या कहीं भी कोई आदमी आपको पढ़ाते हुए दिखेगा। ठीक है, डिफेंस वर्ल्ड में तो इसको इग्नोर ही कर दिया जाता है। तो जरा याद रखेंगे, इतनी मेहनत से करा है, सारी चीजें आपके लिए बनाई है। अच्छा, ये 74 पेजेस की पीडीएफ है। तुम्हारा लेक्चर जो है पिछले लेक्चर से शायद थोड़ा बढ़ा रहा होगा, बट आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी था। क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से भर भर के देखने को मिलते हैं, और क्वेश्चंस अच्छे होते हैं कि अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ हमारा सेकंड लेक्चर क्लाइमेटोलॉजी का कंप्लीट होता है। थर्ड चैप्टर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुमारो इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम की हम कल बात करेंगे। तब तक आप अच्छे से वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, और मेरे को बता दो आप लोगों को पीवाईक्यूज कब से करने हैं। आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, किया करो यार, टेक्स्ट वेक्स्ट कमेंट्स भी करा करो। तो बताना आप पीवाईक्यूज कब से करने हैं। एक एक पीवाईक्यू आपका होगा, अगर आप लेक्चर देख लोगे तो, इसकी बात की मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो आप बता सकते हो, वरना आफ्टर नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, मजे लो, कोई भी डाउट आए तो टेक्स्ट करो। बाय एवरीवन।